सूरज की रोशनी से और आवाज से पार्थ की नींद खुली तो उसे अपने आसपास निक्की, कार्तिक और नंदिनी खड़े दिखे। तीनों उन दोनों को घेर कर खड़े थे। पार्थ ने देखा अनाहिता के चेहरे पर सीधी धूप पड़ रही थी, जिससे वो बार बार मुंह बना रही थी। पार्थ ने आती रोशनी के आगे अपना हाथ कर दिया, जिसे देख निक्की ने कार्तिक की टी शर्ट को खींचकर उसे पार्थ को दिखाकर कहा, देख ले बेटा, इसे कहते हैं असली प्यार। मजाल है जो बंदा एक धूप की किरण भी अनाहिता को छूने दे। कल तक दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे और आज देखो, लग रहा है चुंबकीय शक्ति आ गई है। मुझे तो इनका प्यार समझ ही नहीं आता। ना एक दूसरे से लड़ते हैं, ना ही दूर जा पाते हैं। और ये खूंखार शेरनी जो हर वक्त मरने मारने पर उतारू रहती है, इसके छूते ही मोम की गुड़िया बन जाती है। सच, ये प्यार भी जाने क्या क्या करवा देता है इंसान से। कार्तिक ने निक्की के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहुत स्पेशल है इनका प्यार, क्योंकि इन्हें पता है एक दूसरे की हर कमी, हर खूबी के बारे में। इन्हें पता है कैसे एक दूसरे को अपनी बात समझानी है। दोनों अपने बीच की गलतफहमियों को बढ़ने से पहले ही खत्म कर देते हैं, वरना कई बार यही गलतफहमियां वजह बन जाती हैं अपने प्यार से दूर रहने की। कार्तिक ने नंदिनी को देखते हुए कहा, जिस दिन कोई तुझे ऐसा बंदा मिल जाएगा, उस दिन तुझे भी पता चलेगा कि प्यार कितना खूबसूरत होता है। निक्की, मुझे इस खूबसूरती से दूर ही रहने दो। मुझे नहीं जानना प्यार कैसा होता है। मेरे लिए तो ये जहन्नुम से भी बदतर था और हमेशा वैसा ही रहेगा। पार्थ, अगर प्यार पर आप दोनों की डिबेट समाप्त हो गई हो तो मैं उठ जाऊं? टाइम कितना हो रहा है? पार्थ ने उठकर बैठते हुए कहा। तीनों उसके पास ही बैठ गए। तीनों की नजर अनाहिता पर ही थी। नंदिनी ने अनाहिता के चेहरे को छूकर कहा, थैंक यू सो मच भाई, मेरी इस बेवकूफ दोस्त का सुकून लौटाने के लिए। इस बेवकूफ को ऐसे बच्चों के जैसे देखकर मुझे जितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। कार्तिक ने नंदिनी के हाथों को थामकर बोला, सच कहा तुमने, ऐसे में और भी खूबसूरत लगती है। निक्की ने सुना तो कार्तिक के सर पर मारते हुए नंदिनी की ओर देखकर कहा, वो दूसरे की है, कभी इसकी भी तारीफ कर दिया कर। हाथ इसका पकड़ रखा है और तारीफ उसकी कर रहा है। नंदिनी, तुझे बुरा नहीं लगता? नंदिनी कार्तिक की आंखों में देखते हुए, ये मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। अनाहिता कोई गैर तो है नहीं। कार्तिक ने उसे बहन कहा है और बहन को खूबसूरत कहना कोई गुनाह तो नहीं है। निक्की, लाइफ सेट हो गई तुम दोनों लुच्चों की। जरूर मोती दान किए थे पिछले जन्म में, ऐसी लड़कियां मिली है तुम्हें। भगवान का सैकड़ों बार भी शुक्रिया अदा करोगे फिर भी कम होगा। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम दोनों के लिए। पार्थ ने निक्की को साइड हग किया और मन ही मन कहा, चिंता मत कर बेटा, ऐसा ही प्यार तेरे हिस्से भी आने वाला है। बस कुछ ही वक्त की बात है। एरिश से बेटर पार्टनर कोई नहीं मिलेगा तुझे। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए जो प्यार है वो सबको दिखता है। भगवान से प्रार्थना है कि तुझे भी उसका प्यार दिख जाए। आसान नहीं है, लेकिन एक बार और किस्मत को मौका देना गलत तो नहीं है। तभी नंदिनी ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, क्या भाई, आपने तो सब कुछ भुला दिया। मम्मी ने आपको जल्दी नीचे बुलाया था। नीचे पंडित जी आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज आपके लिए। पार्थ वापस माथे पर उंगली फिराते हुए, ऐसा क्या है आज जो पंडित जी आए हैं? कार्तिक मुस्कुराते हुए, भाई हमें तो नहीं पता। एक काम कर, तू ही नीचे जाकर आंटी से पूछ ले, हम तो चलते हैं। फिर जाते हुए मुड़कर, और हाँ, इन मोहतरमा को भी उठा दीजिए। जो भी होगा उसमें दोनों का होना जरूरी है। पार्थ को अब भी कुछ समझ नहीं आया था। उसने जाते हुए निक्की का हाथ पकड़कर पूछा, तू तो मेरी दोस्त है ना, बता ना क्या हो रहा है आज? निक्की पार्थ के गालों को खींचकर बोली, सोना, नहीं बता सकती, बस इतना कह सकती हूँ, जो भी हो रहा है तुझे सबसे दूर कर देगा। और पार्थ के बिगड़े बालों को और बिगाड़कर भाग गई। अनाहिता अब तक नहीं उठी थी। पार्थ हैरान था उसकी नींद को देख के। आसपास की इतनी आवाजों के बाद भी वो इतनी चैन से सो रही थी। पार्थ ने जैसे ही उसके गालों पर अपना हाथ रखा, उसकी आंखें खुल गई। उसने पार्थ के गालों को छूकर गुड मॉर्निंग कहा। पार्थ को यकीन ही नहीं हुआ कि कुछ देर पहले जो लड़की भयंकर नींद में थी, उसने पार्थ की एक छुअन से अपनी आंखें खोल दी। नींद में भी वो पार्थ की छुअन महसूस कर सकती थी। पार्थ ने उठते हुए कहा, शेरनी, माँ हम दोनों को नीचे बुला रही हैं, जल्दी चलो। अनाहिता, आप चलो, हम आते हैं। दोनों नीचे आके अपने अपने रूम में जाते हैं। कमरे में आते ही उन्हें एक बॉक्स दिखता है। उस पर एक चिट रखी थी जिस पर लिखा था, जल्दी से इसमें रखे कपड़े पहनकर नीचे आ जाओ।
दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने वो बॉक्स खोला। पार्थ के पास रखे बॉक्स में नीले कलर का कुर्ता पजामा रखा था, जबकि अनाहिता के बॉक्स में नीले कलर की खूबसूरत सिंपल साड़ी थी। दोनों ने वो कपड़े पहने और एक साथ अपने रूम से बाहर निकले। दोनों ने आंखों आंखों में एक दूसरे से इशारे में कुछ पूछा, लेकिन आगे कुछ पूछते उससे पहले अनिरुद्ध, नंदिनी, निक्की और कार्तिक आकर उनके बीच में खड़े हो गए। निक्की, कुछ भी नहीं कर सकते, ना बात ना देखना, पहले नीचे चलो। निक्की और कार्तिक पार्थ को नीचे ले गए, वहीं अनिरुद्ध और नंदिनी अनाहिता को। नीचे भगवान सत्यनारायण की पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। पंडित जी आसन पर बैठे थे। सबने ले जाकर अनाहिता और पार्थ को पूजा के लिए बैठा दिया। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, पर कुछ बोल नहीं पाए। तभी रिया ने उन्हीं के पास 2 और आसन लगा दिए। कार्तिक उसे देखकर बोला, जादू एजेंट, ये किसके लिए है? क्योंकि जीजू तो मुझे देख नहीं रहे। रिया ने आकर उसे वहां बैठा दिया और बोली, ये तुम्हारे लिए है बेटा, बैठ जाओ, वरना घर वालों का मन बदल गया तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। कार्तिक झट से वहां बैठ गया। रिया ने नंदिनी को भी बैठने को कहा, लेकिन नंदिनी वहां बैठती उससे पहले आकर किसी ने उसका हाथ पकड़ा। मेरे बेटे के साथ बैठने का फैसला सोच समझ कर तो लिया है ना? तुम्हें पता है ना मैं कितनी स्ट्रिक्ट हूँ? सबकी नजर आवाज की तरफ घूम गई। सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी, जिसने फ्री स्टाइल में बनारसी साड़ी पहन रखी थी। चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में एक पॉजिटिव चमक। उन्होंने वापस कहा, तुमने जवाब नहीं दिया। तुम जानती हो ना मैं कैसी हूँ? नंदिनी ने उनके पैरों को छूकर कहा, कितनी भी स्ट्रिक्ट हो आप, लेकिन हमें कभी नहीं डांट पाएंगे, क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार करती हैं। कहते हुए नंदिनी उनके गले लग गई। कार्तिक भी उठकर उनके पास आया और उनके गले लगने वाला ही था कि उन्होंने उसे हाथ से दूर रहने का इशारा किया। कार्तिक, मॉम, आप नंदिनी को गले लगा सकते हो तो मुझे क्यों नहीं? ये कार्तिक की माँ मीरा ओबरॉय थी, जो दादू के बुलाने पर यहाँ आई थी। दादू ने अनाहिता और पार्थ के साथ नंदिनी और कार्तिक की सगाई करने का भी फैसला लिया था। सुबह जब पंडित जी ने आज का मुहूर्त सबसे बेस्ट बताया, तो दादू ने आज ही चारों की सगाई करने का निश्चय कर लिया। मीरा, क्योंकि आपकी नजरों में तो हम कुछ है ही नहीं, यहाँ हम सिर्फ अपनी बहू के लिए आए हैं। मीरा जी की बात सुनकर पार्थ और अनाहिता को कुछ कुछ चीजें समझ आने लगी थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। आखिर इतने अच्छे घर वाले किसके होते हैं, जो बिन कहे उनके मन की बात जान ले? कार्तिक, मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे भी कुछ नहीं पता था। वेट अ मिनट, आपने भी नहीं बताया था ना कि आप यहाँ आ रही हो? मीरा जी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, बाकी बातें बाद में होंगी, पहले तुम बैठो। फिर नंदिनी को एक बॉक्स थमाते हुए, रिया, तुम नंदिनी को ये पहना के ले आओगी प्लीज। रिया नंदिनी को मीरा जी की दी हुई साड़ी पहनाकर लेकर आती है। गुलाबी कलर की साड़ी में नंदिनी बहुत ही प्यारी लग रही थी। सब पूजा में बैठ गए और पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने दोनों जोड़ों की सगाई करवा दी। आज कार्तिक, नंदिनी और पार्थ अनाहिता के लिए बहुत ही खुशी का दिन था। उनकी फैमिली ने उनके लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया था, वो तो सोच भी नहीं सकते थे। अनाहिता से दूर जाने से पहले ये पार्थ का सबसे बेहतरीन पल था। सगाई के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाथ पकड़कर ऊपर जाने लगे। तभी रिधिमा जी उन दोनों को नीचे लेकर आई। रिधिमा जी, कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? सारी जिंदगी अब साथ ही रहना है, इसीलिए तो ये डोर बांधी है आप दोनों के बीच में। चलिए नीचे, सबके पास में आकर बैठिए। वैसे तो दोनों साथ में वक्त बिताना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था आज शाम को या कल सुबह तक पार्थ चला जाएगा। लेकिन माँ की बात को टालना दोनों के लिए मुश्किल था। दोनों आकर नीचे बैठ गए। दादू मीरा जी को कार्तिक और नंदिनी के किस्से सुना रहे थे, जिसे सुनकर खुद कार्तिक और नंदिनी भी हैरान थे कि दादू को ये सब कैसे पता चला। और मीरा जी दादू की बात सुनकर कार्तिक को घूरे जा रही थी, क्योंकि कार्तिक ने आज तक उन्हें सिर्फ इतना बताया था कि नंदिनी उसकी पहली पसंद है, पर वे दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। तभी विजय जी नंदिनी और अनाहिता के पास आकर बैठते हुए बोले, मेरी बच्चियां खुश तो है ना? अनाहिता और नंदिनी साथ में, आपसे बेहतर पापा कोई नहीं हो सकते। आप वर्ल्ड बेस्ट हो। काश सबके पापा भी आप जैसे होते। विजय जी ने दोनों के माथे को चूम लिया और उनके सर पर हाथ रखकर कहा, मैं कोई वर्ल्ड बेस्ट नहीं हूँ, बस अपने बच्चों को हर पल खुश देखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
अनाहिता और नंदिनी दोनों ने विजय जी को गले लगा लिया। पार्थ ने देखा तो मुंह बनाकर कहा, पापा मैं भी तो आपका बेटा हूँ, फिर ये दोहरा व्यवहार क्यों? विजय जी ने अपने हाथ खोल दिए और पार्थ ने भी आकर उन्हें गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद अनाहिता ऊपर चली गई। रिधिमा जी ऊपर वाले कमरे में ही बैठी थी। अनाहिता अंदर आई और बेड पर बैठी रिधिमा जी की गोद में सर रखकर लेट गई। रिधिमा अनाहिता के सर पर हाथ फेरकर बोली, आज कितने दिनों के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बेटी मुझे मिली हो। इतने दिनों बाद मेरी पुरानी अना दिख रही है। वरना जब से पता चला है कि तुमने भी आर्मी ज्वाइन की है, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है माँ से बात करने की। कितने खुश थे ना हम अपनी लाइफ में, पर कुछ दिनों से कुछ ना कुछ खुलासे हो ही रहे हैं। मुझे लग रहा था मैंने उन हवेली वालों की नजरों से बचा रखा है, लेकिन मुझे कभी नहीं पता चला कि मेरी छोटी सी अनाहिता के दिमाग में कितनी सारी बातें चल रही हैं। भगवान ने मुझसे भले ही तेरे पापा को छीनकर हर खुशी से दूर कर दिया हो मुझे, लेकिन इस परिवार ने मुझे उससे बड़ी खुशी दे दी, हर कदम पर साथ देने वाला पार्थ जैसा जीवन साथी देकर। अपनी बेटी जैसे प्यार करने वाली राधा जी, विजय भाई साहब। खुद के दादा ने कभी तुझे अपना नहीं माना, लेकिन अपने बेटे के दोस्त को अपना परिवार मानकर, उसकी बीवी को अपनी बेटी बनाकर तुम्हें और रुद्राक्ष को अपना प्यार देने वाले बाबा, माँ, अर्चित की तरह रुद्राक्ष को भी अपना बेटा मानने वाले अनुजी और पंकज भाई साहब। इस परिवार की जितनी बड़ाई करूं कम है। तुझसे एक ही बात कहूंगी अनाहिता, इस परिवार को कभी टूटने मत देना। इस परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी हमारा साथ देने का अफसोस मत होने देना। आज के बाद तुम इस परिवार का हिस्सा हो। मुझे पता है ये लोग तुम्हें बहू नहीं बेटी मानते हैं, इसीलिए तुम भी इन्हें मुझसे भी बढ़कर मानना। अपने बदले के लिए इन्हें कभी भी कोई दर्द मत देना। अनाहिता, माँ, हम वादा करते हैं आपसे, आज के बाद ये परिवार और मेरा देश ही मेरा पहला फर्ज होगा। गेट पर खड़ी राधा जी उन दोनों की बातें सुन रही थी। उन्हें ये पता था अनाहिता बेहतर है, लेकिन वो इस परिवार को देश के बराबर समझती है। ये बात राधा जी को बेहद खुशी दे रही थी। राधा जी अंदर आती हुई बोली, मेरी बेटी खुश है आज के सरप्राइज से? अनाहिता उठकर बैठते हुए, हाँ माँ, बहुत खुश है हम। आप हमारे चेहरे की खुशी से हमारी खुशी का अंदाजा लगा सकती हैं। ये बंधन जोड़ के आपने मुझे मेरे हिस्से की सारी खुशियां दे दी हैं। राधा जी ने अनाहिता के सर पर हाथ रखकर, मैंने तुम्हें वही दिया है जो हमेशा से तुम्हारा ही था। बस अब मेरे बेटे को खूब से ऐसे बांध लो कि कोई भी उसे तुमसे दूर न ले जा सके। अनाहिता, रिधिमा और राधा दोनों के हाथों को एक साथ थाम कर बोली, आप दोनों हमारे साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दोनों मुस्कुरा दी। गेट पर खड़े पार्थ, कार्तिक, नंदिनी, मुक्ति, अनिरुद्ध, रिया, निक्की अनाहिता पर लुटता प्यार देख रहे थे। उन सबका उतरा चेहरा देख रिधिमा जी ने इशारा किया और सब भागते हुए आकर उनके पास बैठ गए। सबको बराबर का प्यार मिल रहा था। पार्थ और अनिरुद्ध को दूसरे दिन हरियाणा के लिए निकलना था। घर में सबको ये बात पता थी, इसलिए सब मिलकर उन्हें चीयर कर रहे थे। मीरा जी छत पर आई। कार्तिक सबके साथ बेहद खुश था। एक माँ को और क्या चाहिए था। राधा जी ने उन्हें देखा तो उन्हें भी वहीं बुला लिया। मीरा जी नंदिनी पर अपना प्यार लुटा रही थी। मीरा जी सबको जानती थी सिवाय अनाहिता के, इसीलिए सब उनके साथ अच्छे से घुले मिले थे। शाम को दादू ने छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर रखा था, जिसमें व्यास फैमिली, सिन्हा फैमिली और मीरा जी शामिल थी। पार्थ ने दादू को कहकर एरिश और शिवन्या जी को भी बुला लिया था। सारे बड़े वहाँ बैठे थे। ऐसे में निक्की ने सोचा क्यों ना कपल्स की पार्टी अलग से मनाई जाए। अनिरुद्ध, एरिश और मुक्ति के साथ मिलकर निक्की ने बाहर जाने का प्लान बनाया। दादू से परमिशन लेकर सब गोमती ब्रिज की ओर चल पड़े। ब्रिज पर पहुंचते ही अनाहिता को ध्रुव की याद आ गई। पिछले 2 दिन से इतना कुछ हो गया था कि अनाहिता का ध्यान ध्रुव पर गया ही नहीं। रात के टाइम वहाँ शांति थी। इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। अनाहिता शांति से पानी में चांद के अस्क को देख रही थी। पार्थ ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो अनाहिता ने बिन मुड़े उसके हाथ को थाम लिया। पार्थ ने पीछे से उसकी कमर में हाथ डाला और उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। दोनों ही शांत थे। दोनों पानी में पड़ रही चांद की परछाई देख रहे थे। तभी पार्थ ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम खुश हो जो आज हुआ उससे? अनाहिता, बहुत ज्यादा। ये तो ऐसे ही था जैसे सपने में किसी को पाने की ख्वाहिश करो और आंखें खोलते ही वो चीज आपकी हो। बस हमें यकीन नहीं हो रहा कि आप हमारे हो गए हैं। सब कुछ एक बड़े सपने जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है
जैसे ये सब कुछ तब तक ही है जब तक हमारी आंखें बंद है। जहां आंखें खुली सब कुछ गायब। पार्थ ने अनाहिता के हाथ को उठाकर अपनी पहनाई हुई अंगूठी को देखा और उसके हाथ को चूम कर कहा, इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए तुम्हें हमारे एक होने का? ये सच है अनाहिता, सच है, मानते हैं, लेकिन डर भी लग रहा है कि कहीं कोई हमारी इस खुशी को नजर ना लगा दे। खुशियों से डर सा लगता है क्योंकि ये एक जगह ठहरती जो नहीं। पार्थ, ऐसा कुछ नहीं है ना, खुशियां जब आती हैं तो बेपनाह आती हैं और ठहरती भी हैं। अनाहिता, महादेव आपकी कही हर बात को सच करे। पार्थ, यही होगा क्योंकि महादेव ने भी हमें मिलाने से पहले कोई ना कोई कहानी तो लिखी ही होगी। वहीं ब्रिज पर बैठे कार्तिक और नंदिनी एक दूसरे के हाथों में पहनाई हुई अंगूठी देखे जा रहे थे। कार्तिक ने नंदिनी के हाथ को चूम लिया तो नंदिनी की नजर नीचे हो गई। कार्तिक, आज जो भी हुआ मैंने तो कभी नहीं सोचा था। हाँ, ये तो पता था फैमिली कभी मना नहीं करेगी, लेकिन बिना बताए हमारी सगाई करा देगी, ये तो सच में सरप्राइज था। नंदिनी, मेरे लिए मम्मी जी का गिफ्ट लेकर आना सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था। कार्तिक नंदिनी को छेड़ते हुए, मम्मी जी एंड ऑल। नंदिनी, हाँ, हमें मम्मी ने ही कहा है कि मैं उन्हें आंटी ना बोलूं, और वैसे भी वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? कार्तिक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ का प्यार तुमसे शेयर करने में, बल्कि ये तो अच्छी बात है, दोनों माँ बेटे मिलकर तुम्हें प्यार करेंगे। कार्तिक ने नंदिनी को बाहों में भरते हुए कहा। नंदिनी कुछ बोल न सकी और कार्तिक की बाहों में सिमट गई। थोड़ी दूर पर खड़े निक्की और अनिरुद्ध एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उनसे थोड़ी ही दूरी पर मुक्ति एरिश के साथ खड़े होकर फैशन इंडस्ट्री से जुड़े अपने डाउट्स क्लियर कर रही थी। एरिश की निगाहें निक्की पर ही थी, पर निक्की तो अनिरुद्ध से बातें करने में व्यस्त थी। निक्की, तुम खुश हो अनाहिता के लिए? अनिरुद्ध, हद से भी ज्यादा। मेरी दोस्त को उसकी जिंदगी की अनमोल खुशी मिल गई है। पूरी ना सही, लेकिन वो अब पार्ट की तो हो चुकी है, और जब ये दोनों साथ हों तो एक कॉम्बो पैक है। अब तो साहिब की बैंड बजने से महादेव भी नहीं रोक सकते। निक्की, तुम कब तक अकेले रहोगे? खुद के लिए तुम भी कोई ढूंढ ही लो अब। अनिरुद्ध, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेरे पास पहले सिर्फ अनाहिता थी, लेकिन अब तुम सब मेरे हो, और अगर महादेव ने मुझे फिर से प्यार करवाना होगा तो हो जाएगा, जिससे होना होगा। खुद का सोचो, सामने वाला अपना काम धाम छोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है, और तुम हो कि यहाँ मेरे साथ बातें करने में लगी हो। निक्की, वो सिर्फ हमारे बॉस हैं और ऑफिस के बाहर एक फ्रेंड, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हमारे बीच में। अनिरुद्ध, पर मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं, इसका मतलब तुम भी ध्यान दे रही हो बंदे पर। निक्की, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी मत सोचो। अनिरुद्ध, ठीक है, मैं नहीं सोचूंगा, पर सामने वाले को बता तो दो कि उसकी कोशिशें गलत जगह पर वेस्ट हो रही हैं। निक्की, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, उसे पता नहीं लगना चाहिए कि मुझे पता है कि उसके मन में क्या है। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए, अच्छा, तो क्या पता है तुम्हें, क्या है उसके मन में? निक्की, कुछ भी नहीं है, और तुम बात को घुमाकर कुछ भी नहीं पाओगे। मेरा जवाब वही रहेगा जो पहले था। अनिरुद्ध, और क्या है तुम्हारा जवाब? निक्की, मेरा जवाब? अनिरुद्ध, कोई बात नहीं, दोबारा रट के मुझे बता देना, मैं तो यहीं पर हूँ। निक्की, क्या हम दूसरी बात नहीं कर सकते? अनिरुद्ध, जरूर कर सकते हैं, इस बात के बाद दूसरी बात कर सकते हैं। निक्की, ठीक है, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। निक्की ने अनिरुद्ध के पास से जाते हुए कहा। अनिरुद्ध, अरे सुनो तो, ठीक है, मैं दूसरी बात करता हूँ। और वो भी उसके पीछे पीछे ब्रिज से उतरकर रोड पर आ गया। उन दोनों को देखकर एरिश को काफी जलन हुई, जिसके चलते वो किसी को बताए बिना ही वहां से चला गया। वापस आते टाइम पार्थ ने निक्की से एरिश के बारे में पूछा तो उसने सीधे बोल दिया कि उसे नहीं पता। पार्थ ने अपना सर पीट लिया। पार्थ अनाहिता से, क्या होगा इस लड़की का? वो लड़का इसके लिए एक बार में भी हमारे साथ आ गया, वो लड़का इसके लिए एक बार में ही हमारे साथ आ गया, और इसे तो उसके यहाँ से जाने का ही पता नहीं है। अनाहिता, वो नहीं तैयार अभी ऐसे किसी भी रिश्ते के लिए, उसे उसके हिसाब से टाइम लेने दीजिए। इसी बहाने एरिश भी निक्की के लिए कितना सीरियस है ये भी पता चल जाएगा। पार्थ, हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। लेट नाइट सब घर पहुंचते ही सीधा बिस्तर पर पड़ जाते हैं। दूसरे दिन सुबह ही अनिरुद्ध और पार्थ हरियाणा के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अनाहिता अपना लैपटॉप लेकर कुछ सर्च करती है
और स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। वो अविनाश को फोन करती है और उसके बारे में बताती है। अविनाश पार्थ और अनिरुद्ध को अलर्ट करने के लिए फोन करते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि दोनों ने फोन ऑफ कर रखा है ताकि कोई उन्हें ट्रेस ना कर सके। अब अनाहिता को फिर एक डिसीजन लेना था और उसने लिया भी। घर में बिना किसी को बताए अपना बैग पैक करके घर वालों के लिए एक लेटर लिखकर अनाहिता खिड़की से घर के बाहर निकल जाती है। कार्तिक को सारी बातें बता अनाहिता उसकी हेल्प मांगती है। वैसे तो कार्तिक खुद उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन वो नहीं जा सकता था। ऐसे में उसने अनाहिता को सेफली जाने की बात कहकर जाने को कहा। वो जानता था जब बात पार्थ को लेकर हो तो अनाहिता खुद को कुछ नहीं होने देगी। कुछ ही पलों के बाद अनाहिता बुलेट पर बैठकर अपनी मंजिल की ओर चल दी। अभी अनाहिता आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खड़ी थी। पार्थ और अनिरुद्ध ट्रेन से निकल गए थे। पार्थ को अधिकतर ट्रेन से सफर करना ही पसंद था। अनाहिता स्टेशन तक तो आ गई थी, लेकिन पार्थ से नहीं मिल पाई। अनाहिता को बुलेट से इतनी दूर का सफर करना सही नहीं लगा। लखनऊ से हरियाणा का सफर 9 घंटे 50 मिनट का था और फिलहाल उसके पास इतना टाइम नहीं था। अनाहिता स्टेशन से निकलकर बाहर आई। अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि उसे कुछ ट्रक आते दिखाई दिए। अनाहिता ने बिना वक्त गवाए उनसे लिफ्ट ली और बुलेट पीछे रखकर उनके साथ चल दी। ट्रक का मालिक भला इंसान था। उस पर अनाहिता का स्ट्रेट फॉरवर्ड होना उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। अनाहिता पार्थ को अलर्ट करना चाहती थी उसके बारे में जो उसने अभी देखा था। घर में 11 बजे नंदिनी रूम में आई तो उसे अनाहिता नहीं दिखी। उसने सोचा शायद बाहर हो, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी उसे टेबल पर रखे पन्नों के फड़फड़ाने की आवाज आई। उसने उसे उठाकर देखा तो वो अनाहिता का लेटर था। नंदिनी उसे लेकर सीधे नीचे आई और विजय जी को पकड़ा दिया। विजय जी बस ऑफिस के लिए ही निकलने वाले थे। राधा जी उनके पास में ही थी। उन्होंने सबको आवाज देकर हॉल में इकट्ठा किया और जोर से लेटर को पढ़ना शुरू किया। सॉरी पापा, हम जानते हैं कि आप हमारे इस तरीके से घर से जाने से बहुत गुस्सा होंगे। शायद आप हमें माफ भी ना करें, लेकिन हमारा यकीन मानिए, अगर बात इम्पोर्टेंट नहीं होती तो हम ऐसे कभी नहीं आते। आपकी बात कभी नहीं टाल सकते हम, लेकिन फिलहाल बात पार्थ की सेफ्टी की थी। हम अविनाश मामा के साथ में हैं, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। हम पार्थ के साथ जल्दी घर आ जाएंगे। आप टेंशन ना लें, इसीलिए आपको ये बताकर जा रहे हैं। हो सके तो आप अपनी बेटी को इस गलती के लिए माफ कीजिएगा। घर के सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। अभी कार्तिक आया और उसने सारी बातें बताई। घर के लोगों ने तत्काल ही अविनाश से बात की और अविनाश के कहने पर सब शांत हो गए। रिधिमा जी के मन में कुछ गलत होने की आशंका भर गई थी। विजय जी ने अनाहिता को फोन करके बात की। बात करने के बाद वे लोग काफी हद तक रिलैक्स हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे पार्थ और अनाहिता साथ ही रहने वाले हैं। लेकिन इस बार रिधिमा जी अपने मन को सब कुछ ठीक होने के लिए नहीं समझा पा रही थी। दोनों एक साथ चल रहे थे। जहां पार्थ अपने मिशन के पूरे होने की खुशी में खुश था, वहीं अनाहिता उसके होने वाले फ्रॉड के लिए परेशान थी। ट्रेन टाइम पे थी। 8 घंटे बाद पार्थ और अनिरुद्ध हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर थे। दोनों नॉर्मली ट्रक के रुकने वाले ढाबे पर बैठे थे। तभी एक साथ 2 ट्रक आते दिखे। दोनों साथ साथ चल रहे थे और उनके नंबर भी सेम थे। नॉर्मली लोगों का ध्यान इनके नंबर पर नहीं जाता, क्योंकि उन्हें टोल टैक्स से ही मतलब रहता है। अनिरुद्ध ने बिनो कलर से उनके टायर को चेक किया। आगे वाले ट्रक की तुलना में पीछे वाले ट्रक के टायर ज्यादा धंस रहे थे, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि हथियार पिछले ट्रक में हैं। अनिरुद्ध ने पार्थ से कहा, वेपन्स पीछे की ट्रक में हैं, जरूर आदमी भी उसी में होंगे, हमें अटैक कर देना चाहिए। पार्थ, नहीं, अभी आसपास लोग हैं। उस पर साक्षी आदित्य भी अभी नहीं आए। याद रखो, हम अकेले नहीं हैं इस मिशन पे। अभी पार्थ बात ही कर रहा था, तभी बाइक से 2 लोग आते दिखे। वो थोड़े करीब आए तो पता चला उनमें से एक लड़की है और दूसरा लड़का। उनका चेहरा पूरी तरह कवर था। वो दोनों उन दोनों के पास आए और बोले, डिनर का क्या प्लान है? दरअसल ये उनका कोड वर्ड था, जिसका रिप्लाई पार्थ को देना था। पार्थ, प्लान अभी बना नहीं है, मिलकर बना लेंगे। इतना सुनते ही उन दोनों ने अपना चेहरा खोल दिया। ये साक्षी और आदित्य थे। पार्थ ने दोनों से हाथ मिलाया। अब तक ट्रक के ड्राइवरों ने अपना नाश्ता पूरा किया और अपने रास्ते चल दिए। शाम के 6 बज रहे थे। अंधेरे ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे। अनाहिता को हरियाणा पहुंचने में अभी पूरा 1 घंटा बाकी था। दिल्ली पहुंचकर ट्रक ड्राइवर ने थोड़ा रिलैक्स करने की सोची,
पर अनाहिता के पास टाइम नहीं था। उसने अपनी बुलेट ली और आगे का रास्ता अकेले ही तय करने का सोचा। अनिरुद्ध के हाथ की वॉच से उसने उसकी लोकेशन ट्रेस किया। अनिरुद्ध ने इस बर्थडे पर अनाहिता को ट्रेसिंग वॉच गिफ्ट की थी, ताकि पास ना रहते हुए भी वो अनाहिता के साथ रहे। आज वही हो रहा था। गूगल मैप के सहारे अनाहिता अपने लक्ष्य की ओर बढ़े जा रही थी। कुछ दूर चलने पर काफी सुनसान रास्ता शुरू हो गया। अनाहिता डरने वालों में से नहीं थी। तभी उसे कुछ मिली जुली आवाजें सुनाई दी। पहले तो अनाहिता ने खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आवाजें लगातार आती रही तो वो वापस मुड़कर उसी जगह पर आई। अब तक अंधेरा काफी हो चुका था। अनाहिता को आसपास कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और पैदल ही धीरे धीरे आवाजों की दिशा में बढ़ने लगी। 1 किलोमीटर तक उजाड़ से रास्ते पर चलने के बाद अनाहिता को एक खंडर दिखा। आवाज वहीं से आ रही थी। अनाहिता का शक यकीन में तब बदला जब उसने उस खंडर के बाहर 4 लोगों को पहरेदारी करते देखा। अनाहिता ने अपनी पिस्टल निकाली और धीरे धीरे खंडर की तरफ बढ़ने लगी। खंडर के पास पहुंचकर अनाहिता ने नोटिस किया, वो चारों सिर्फ एक रूम के बाहर खड़े थे, जैसे वहां कोई बहुत कीमती चीज हो। अनाहिता ने उनसे भिड़ने से पहले उस चीज के बारे में जानना ज्यादा जरूरी समझा। इधर उधर देखने के बाद अनाहिता को एक छोटा सा झरोखा नजर आया। अनाहिता ने अपने बेल्ट को उसकी सीखों में फंसाया और थोड़ी सी ऊंचाई पर चढ़कर झरोखे से देखने की कोशिश की। अंदर 2 लोग बंधे थे। उनका पूरा चेहरा कवर था, जिससे उन्हें पहचाना नहीं जा रहा था। हल्की रोशनी में उस कमरे को अनाहिता ने ध्यान से देखा। वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बंधे थे। उनका चेहरा एक दूसरे के विपरीत था। अचानक से अनाहिता का हाथ फिसला और वह आवाज के साथ नीचे गिर पड़ी। उन चारों में से एक आवाज के होने से उधर आया, लेकिन तब तक अनाहिता ने खुद को छिपा लिया था। उसे लगा हो सकता है कोई जानवर हो, और वो वापस चला गया। अनाहिता वापस चढ़ी और धीमी आवाज में बोली, आप लोग कौन हैं? यहां पर कैसे फंसे हैं? अनाहिता ने देखा उनके मुंह में कपड़ा बंधा था, इसीलिए वह बोल नहीं पा रहे थे। अनाहिता ने उनसे फिर कहा, मुझे गेट नहीं दिखा है, क्या आप मुझे इशारे से बता सकते हैं कि गेट किस तरफ है? उसकी इस बात का थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उन दोनों ने पैर के इशारे से गेट की तरफ इशारा किया। हल्की रोशनी में गेट और दीवार में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। अनाहिता ने थोड़ा ध्यान देकर देखा तो उसे गेट दिखा। गेट को खोलने के लिए उसे अंदर जाना पड़ता। इसके लिए उसने उन चारों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। अनाहिता ने बड़ा सा पत्थर लिया और उसे ऑपोजिट साइड पर फेंक दिया। दोबारा आवाज होने पर 2 लोग उस तरफ गए। अनाहिता ने टाइम वेस्ट किए बिना ही वापस से पत्थर उठाकर दूसरी तरफ फेंका। वहां खड़े 2 लोगों में से एक ने वहां खड़े होते हुए दूसरे को जाकर देखने को कहा। क्योंकि 3 बार आवाज होने पर वो भी थोड़ा चौकन्ने हो गए थे। बाहर के मेन गेट पर सिर्फ एक आदमी खड़ा था, जिसे मारना अनाहिता के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अनाहिता ने पीछे से जाकर अपने स्कार्फ से उसके मुंह को कस के बांध दिया और फिर अपने हाथों से उसके गले के मेन पॉइंट को दबा दिया। उसने पैरों से उसके पैरों को जोर से किक मारी, जिससे वो नीचे गिर पड़ा। वो बेहोश हो चुका था। अब तक दूसरा लड़का आ चुका था। उसने अनाहिता के पैरों पर अटैक किया, पर अनाहिता इससे बचने में माहिर थी। अनाहिता ने जंप करके खुद को सेव किया। वापस खड़े होते ही उसने स्कार्फ से उसका मुंह बंद किया और उसकी टांगों के बीच में एक जोरदार किक मारी और उसे नीचे गिराकर उसके गले के पिछले हिस्से पर एक जोरदार वार किया। ये भी तुरंत चित हो गया। अनाहिता ने जाकर गेट खोला और कमरे के अंदर दाखिल हुई। अभी उसने उनमें से एक का हाथ खोला ही था कि बाहर खड़े 2 गुंडे और साथियों के साथ अंदर आए, जिसे अनाहिता ने नहीं देखा था। यहाँ सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसे अनाहिता ने इजीली ले लिया था। बाहर से आते हुए एक गुंडे ने अनाहिता पर फायर किया, पर इससे पहले कि गोली उसे छू भी पाती, जिस शख्स का अनाहिता ने हाथ खोला था उसने उसे धक्का देकर पीछे धकेल दिया और बंधे पैरों से खड़े होकर ही गोली चलाने वाले शख्स के मुंह पर जोरदार पंच किया। उसके हाथ से बंदूक गिर गई। ये अनाहिता के लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ। उसने तुरंत ही बंदूक उठाई और खड़े शख्स पर चला दी। गोली सीधा उसके कंधे पर लगी है। वह संभल पाता इससे पहले ही अनाहिता ने उसके पैरों में भी गोली चला दी। अब तक दोनों के हाथ और पांव खुल चुके थे। अब ये 3 थे और वो सिर्फ 2, जिससे निपटना अनाहिता के लिए बाएं हाथ का खेल था। वो दोनों अभी इन दोनों की तरफ बढ़े ही थे कि अनाहिता ने उन्हें फिर रुकने का इशारा किया और बंदूक साइड में फेंक दोनों से अकेले ही भिड़ गई। कुछ ही देर में वो दोनों भी नीचे ही पड़े मिले। उन दोनों को चित कर अनाहिता दोनों के साथ बाहर आई।
उसने वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर उन दोनों की ओर देखकर बोली, सॉरी गाइस, हम अपना शिकार किसी दूसरे के लिए नहीं छोड़ते। वैसे आप दोनों हैं कौन और यहां कैसे फंसे? अभी तक दोनों का फेस कवर ही था, इसीलिए अनाहिता उन दोनों को अभी तक लड़का ही समझ रही थी। जब उन दोनों ने अपना चेहरा खोला तो पता चला उनमें से एक लड़की है और दूसरा लड़का था। अनाहिता ने जब उनके फेस पर फोकस किया तो वो हैरान रह गई। अनाहिता कुछ बोलती उससे पहले ही उन दोनों ने अपने को खुद इंट्रोड्यूस किया। लड़की ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय, आई एम साक्षी रणावत। और फिर लड़के ने हाथ आगे किया और कहा, एंड आई एम कमांडो आदित्य बहल। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। अनाहिता अभी भी शॉक में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, अगर दोनों ऑफिसर्स यहाँ हैं तो फिर पार्थ और अनिरुद्ध के साथ कौन है? उसे तो बस इतनी खबर मिली थी कि ये मिशन एक ट्रैप है, पर इतना बड़ा धोखा, ये तो उसे मालूम ही नहीं था। अब उसे जल्द से जल्द पार्थ के पास पहुंचना था। वहां पर पार्थ और अनिरुद्ध और दोनों ऑफिसर्स हाईवे पे थोड़ी दूर पर पहुंचने के बाद ट्रक को रोकते हैं और उसकी चेकिंग की बात करते हैं। पहले तो ट्रक का ड्राइवर आनाकानी करता है, लेकिन जब पार्थ थोड़ी सख्ती दिखाता है और ट्रक को पकड़ने की धमकी देता है तो फिर वो उसे पीछे के भाग पर रखे बॉक्स दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। पार्थ और अनिरुद्ध दोनों ने पीछे पिस्टल रखी होती है, वहीं दोनों ऑफिसर्स उनके पीछे रहते हैं। अनिरुद्ध नीचे खड़ा रहता है जबकि पार्थ ट्रक पर ऊपर चढ़कर देखने जाता है। दोनों पूरे तरीके से सावधान रहते हैं। पार्थ के चढ़ते ही ट्रक के अंदर से 8 हट्टे कट्टे लोग उस पर अटैक करते हैं। अचानक हुए हमले से पार्थ संभल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। उसके गिरते ही अनिरुद्ध के पीछे खड़े दोनों ऑफिसर्स उसके माथे पर अपनी पिस्टल रख देते हैं। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि पार्थ और अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें सबसे अजीब बात ये लगी कि आखिर साक्षी और आदित्य को क्या हुआ, और ट्रक के अंदर बॉक्स नहीं है तो कहां गए? पार्थ और अनिरुद्ध अचानक हुए हमले से संभल नहीं पाते। वो चारों गुंडे जो ट्रक से निकलते हैं वो पार्थ और अनिरुद्ध को पकड़कर पेड़ से बांध देते हैं और उनकी पिस्टल ले लेते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। पार्थ, साक्षी और आदित्य, तुम दोनों भूल चुके हो क्या कि तुम इंडियन आर्मी में हो और इंडियन आर्मी ऑफिसर्स कभी दगा नहीं करते? या मान लूं कि पैसे के खातिर इंडियन आर्मी से धोखा करने के लिए तुम दोनों तैयार हो। वे दोनों लड़का लड़की अनिरुद्ध और पार्थ के पास आए और हंसते हुए बोले, यहाँ पर सिर्फ इस वर्दी को छोड़कर कोई भी इंडियन आर्मी का नहीं है। आप लोग इतने बेवकूफ निकले तो इसमें हमारी क्या गलती है? कहते हुए उन दोनों ने अपने चेहरे पर लगे मास्क को चेहरे से अलग कर दिया। वे दोनों साक्षी और आदित्य नहीं थे, वो तो कोई और ही थे। लड़की ने पार्थ के गालों को छुआ और कहा, तुम इंडियन आर्मी वाले खुद को सुपर हीरो समझते हो क्या? मतलब ऐसे आसानी से 2 लोग आओगे और हमारी मेहनत पर पानी फेर के चले जाओगे? ये हमारा गेम है और इसे हमारे अलावा कोई नहीं जीत सकता। क्लू तुमने ढूंढा नहीं था, तुम्हें दिखाया गया था, और तुम दोनों बेवकूफ अपनी जान गंवाने के लिए यहाँ पर आ गए। जैसे सालों से हथियार पुलिस की नाक के नीचे से इस देश से आते रहे हैं, वैसे ही आगे भी आते रहेंगे। ना तो तुम हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो और ना ही तुम्हारी आर्मी हमारा कुछ बिगाड़ सकती है। तुम लोग वफादार, ईमानदार, देश प्रेम और भी जाने क्या क्या कितनी चीजों में उलझे हो। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ पैसा मायने रखता है। बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, लेकिन जो सच है उसे तो बोलना ही चाहिए। और सच ये है कि सेना के ये 2 बहादुर सैनिक कुत्ते की मौत मरने वाले हैं। कहते हुए उसने अपने पास खड़े लड़के की तरफ इशारा किया। निजाम, इन्हें इनकी सही जगह पहुंचा दो और काम इतनी सफाई से हो पुलिस को कानों कान खबर ना हो। मैं इस ड्राइवर के साथ हथियारों को उनकी डिलीवरी एड्रेस पर पहुंचाने का ट्राई करती हूँ। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि पार्थ ने कहा, तुम कैसी लड़की हो? कुछ पैसों के लिए अपने देश को बेच रही हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस कदम से देश के कितने नौजवानों की जिंदगी बर्बाद होगी। इस हथियार को तुम्हारे खुद के भाई बहनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। वो लड़की मुड़ी और हाथ की पिस्टल से पार्थ के माथे पर वार कर दिया। पार्थ के माथे से खून निकल पड़ा, जिसे देख अनिरुद्ध ने उस लड़की की ओर चेहरा करके बोला, 2 लोगों को निहत्था करके पेड़ से बांधकर ही तुम लोग अपनी बहादुरी दिखा सकते हो। कलंक हो तुम भारत के माथे पर। इसी कलंक को मिटाने का काम करती है इंडियन आर्मी। हम लोग बेवकूफ नहीं है जो देश के लिए जान देते हैं। ये हमारी खुद की चॉइस होती है, क्योंकि हमें पता है
इस देश में तुम जैसे दीमकों की कमी नहीं है। इसी देश का खाते हो और इसी की पीठ में छुरा घोंप देते हो। भले से तुम हम दोनों को मार दो, क्योंकि यही तो करते हो तुम लोग। चंद पैसों के लिए देश से गद्दारी करना कौन सी बड़ी बात है तुम जैसे धोखेबाजों के लिए। लेकिन फिर से कल कोई और आएगा, क्योंकि इस देश में वीरों की कमी नहीं है। अनिरुद्ध कुछ और बोलता उससे पहले निजाम नाम के उस लड़के ने अनिरुद्ध का गला पकड़ा और पेड़ पर दे मारा। हालांकि सर इतनी जोर से लगा था कि कोई और होता तो दर्द से चीख पड़ता, लेकिन अनिरुद्ध की एक आवाज नहीं निकली। अनिरुद्ध, तेरी इस एक चोट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम वो हैं जो सीने पर गोली खाते हैं, क्योंकि हमारे देश में पीठ दिखाने का रिवाज नहीं है। निजाम ने अनिरुद्ध के गले पर अपना जोर बढ़ाया और इस हद तक बढ़ाया कि 1 सेकंड के लिए अनिरुद्ध की आंखों के आगे अंधेरा हो गया। लेकिन उस लड़की ने झटके से निजाम के हाथ को अनिरुद्ध के गले से अलग कर दिया और अनिरुद्ध के गले पर अपना हाथ रखकर सहलाते हुए, मारना तो मैं भी चाहती हूं इन्हें, पर मेरे हाथ बंधे हैं। इन्हें इतनी आसान मौत नहीं देनी। निजाम, एक काम करो, इन्हें बेहोश करके फेंक दो इन जंगलों में, फिर देखते हैं इन्हें वहां इनकी देशभक्ति कैसे जिंदा रखती है। और ये जो बोल रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। इन्हें इन बड़ी बड़ी बातों के अलावा और कुछ भी नहीं आता। लेकिन ये दुनिया बड़ी बड़ी बातों से नहीं, रुपयों से चलती है। इतना कहकर वो चलकर आगे आई और किसी को फोन किया। कुछ ही पलों में वहां एक और ट्रक आया। वो लड़की ट्रक के पास आई और उसमें रखे बॉक्स को खोलकर उनमें से गन निकाल के पार्थ और अनिरुद्ध को दिखाते हुए बोली, देख लो अपने देश की बर्बादी का पहला चरण। ये अंत नहीं है। मैं तो एक मामूली सी प्यादा हूं जो सिर्फ इस हथियार को पहुंचाऊंगी। बाकी इसकी खरीद फरोख्त करने वाले बड़े बड़े रसूखदार इस देश में आज ऊंची ऊंची जगहों पर इज्जतदार बने बैठे हैं। तुम लोग जो देश प्रेम की बातें मुझसे कर रहे हो, वही बातें जाकर उन लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने कह सकोगे? कह पाओगे उन लोगों को कि वो देश को बेच रहे हैं? साबित करोगे कि असली मुजरिम हम लोग नहीं, उन जैसे बड़े लोग हैं जो हमें ऐसा बनाते हैं। ये जो देश देश की माला जपते रहते हो तुम लोग, पता भी है तुम्हें कि इसी देश में कितने लोग सिर्फ कुछ पैसों की खातिर अपनी इज्जत, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें शौक होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। जब भूख से आंतें तड़पती हैं तो ईमानदारी और देशभक्ति से पेट नहीं भरता। बचपन में ये बड़ी बड़ी बातें सच लगती थी, लेकिन आज की हकीकत ये है कि पैसे के बिना कुछ भी नहीं। फिर भी वादा करती हूँ तुमसे, जिस दिन तुमने उन बड़े लोगों को बेनकाब किया, उस दिन ये सब छोड़कर बिना जान की परवाह किए तुम्हारा साथ दूंगी और कोशिश करूंगी कि एक बार फिर से बचपन जैसे इन बड़ी बड़ी बातों पर यकीन कर सकूं। उस लड़की की बात सुनकर पार्थ और अनिरुद्ध को लगा जैसे उस लड़की की कुछ बातें काफी हद तक सही थी और वो इस दलदल में जानबूझकर नहीं फंसी थी। लड़की ने आगे आकर कहा, पर मुझे नहीं लगता तुम यहां से बचकर जा भी पाओगे, क्योंकि ये लोग मेरे जैसे मुंह से बात नहीं करते। अभी वो लड़की इन सब से बातें ही कर रही थी कि पीछे से अनाहिता और साक्षी ने ड्राइवर को पकड़कर बेहोश कर दिया। आदित्य ने पीछे से जाकर अंधेरे का फायदा उठाकर हथियारों से भरी वैन से सारे हथियार निकाल दिए। लड़की ने निजाम की नजरों को भांपा और कहा, बंधे लोगों पर अपनी मर्दानगी मत दिखाना निजाम, और इन्हें खोलने की गलती कभी मत करना। एक ही बार में तुम्हें मसल डालेंगे ये तुम्हारी तरह गद्दार नहीं है, देश के लिए मर मिटने वाले वीर योद्धा है। अनिरुद्ध और पार्थ को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो लड़की चाहती क्या थी। एक तरफ जहां वो उन्हें मारना नहीं चाहती थी, वहीं बातों बातों में उन्हें बचने के बारे में भी आगाह कर रही थी। वो लड़की वापस ट्रक की तरफ आते हुए बोली, निजाम, दोनों के हाथ पैर बांधकर जंगल में फेंक दो। निजाम ने सर हिलाकर उसके ऑर्डर को फॉलो किया और अनिरुद्ध और पार्थ की ओर बढ़ा। अब तक आदित्य ने 2 और गुंडों को चित कर दिया था। अब वो लोग कुल मिला के 8 लोग थे और ये 5। हाँ, पार्थ और अनिरुद्ध घायल थे, पर यह भी सच है कि घायल शेर और भी खतरनाक होते हैं। उसने अनिरुद्ध के हाथों को पकड़ने का इशारा एक गुंडे को किया। तभी अनाहिता की रोबदार आवाज उस सन्नाटे में गूंजी जो पार्थ और अनिरुद्ध के लिए अनजान नहीं थी। अनाहिता पिस्टल को उस लड़के के माथे पर लगाते हुए, रुक जाओ गाइस, इतनी भी क्या जल्दी है? जरा उनसे तो मिल लो जिनके नाम पर तुम यहाँ हो। अनाहिता की इस एंट्री ने उनके साथ साथ पार्थ और अनिरुद्ध को भी चौंका दिया था। अनाहिता ने आंखों से उनकी ओर विंक किया तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निजाम और बाकी सबकी नजरें अनाहिता की ओर घूम गई, जिसका पूरा फायदा आदित्य को हुआ। उसने जाकर पार्थ और अनिरुद्ध के हाथ खोल दिए
अब दोनों फ्री थे। निजाम ने हाथ में ली गन से अनाहिता पर फायर किया, पर अनाहिता की स्पीड को मैच करना कोई खेल नहीं था। अनाहिता ने उस लड़की को साक्षी की तरफ धक्का दिया और खुद को झुकाते हुए स्लिप करके निजाम के मुंह पर जोरदार लात मारी। निजाम के होंठों पर से खून निकल आया। साक्षी ने उस लड़की के हाथों को बांधा और गुंडों की तरफ आई। अब तक पार्थ, आदित्य और अनिरुद्ध उन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचा चुके थे। इधर अनाहिता और निजाम की फाइट चल रही थी। जहां अनाहिता अपने मूव्स में बेस्ट थी, वहीं निजाम भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। दोनों एक दूसरे को कोई मौका नहीं दे रहे थे। सारे गुंडों और ट्रक को अपने कब्जे में करके पार्थ और अनिरुद्ध ट्रक से टिककर खड़े हो गए। आदित्य और साक्षी तो उन दोनों को यूं रिलैक्स देखकर टेंस हो गए, क्योंकि उनके हिसाब से अनाहिता को निजाम से बचाने की जरूरत थी। तभी निजाम ने अपना पैतरा पलटा और अनाहिता को जमीन पर गिरा दिया। इसे देख पार्थ और अनिरुद्ध तो खड़े ही रह गए, पर साक्षी अनाहिता की ओर बढ़ गई तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया। आदित्य, याद है इन्होंने खंडर में क्या कहा था? इन्हें अपना शिकार शेयर करने की आदत नहीं है, और मैं और तुम दोनों जानते हैं कि वो इतनी बेस्ट हैं कि इस एक बंदे को तो 1 मिनट में ही मार सकती हैं। इसलिए जहां हो वहीं खड़ी रहो और देखो। साक्षी भी उन्हीं के साथ आकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में फैसला हो गया। अनाहिता ने निजाम को बेहोश कर दिया। अब वो एक जीते हुए सैनिक की तरह अकड़कर पार्थ और अनिरुद्ध के पास आई। अनिरुद्ध ने आते ही अनाहिता को गले लगा लिया। अनाहिता को लगा कहीं पार्थ गुस्सा ना हो जाए, लेकिन जब पार्थ ने पलके झपकाकर इशारा किया तो अनाहिता ने भी अनिरुद्ध को हक करके उसकी पीठ थपथपा दी। अनिरुद्ध ने अनाहिता को छोड़ा और पार्थ की ओर जाने को कहा। अनाहिता पार्थ के पास आई और उसके माथे से बह रहे खून को देखकर उसने उसे साफ किया और वापस उस लड़की के पास आकर उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। सब अनाहिता को देखते ही रह गए। अनाहिता, दोबारा कभी भी किसी ऐसे इंसान को हाथ मत लगाना जो आर्मी में हो, वरना दोबारा सिर्फ थप्पड़ पर नहीं रुकेंगे। ये वो हैं जिनके माँ बाप इन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ देश की रक्षा के लिए भेजते हैं। तुम जैसे लोग इनकी अहमियत समझ ही नहीं सकते। उस लड़की ने एक नजर अनिरुद्ध की ओर देखा और फिर नजरें नीचे कर ली। अनाहिता उसके पास से हटकर पार्थ के पास आई और उसके गले लग गई। अनिरुद्ध उन्हें छोड़कर साक्षी और आदित्य के पास आया और मिशन के सक्सेसफुल होने की बधाई एक दूसरे को देने लगे। अनाहिता ने पार्थ के गले लगे ही पूछा, मेजर साहब, गुस्सा हैं आप? पार्थ, नहीं, आखिर इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रेव लड़की से कोई गुस्सा कैसे हो सकता है? मैं तो आज खुद को सबसे लकी फील कर रहा हूं। इनफैक्ट आई फील सो प्राउड। और उसने अनाहिता को वापस गले लगा लिया। पुलिस के वहां पहुंचने में थोड़ी देर थी। आदित्य ने निजाम और बाकी सबको ट्रक से बांध दिया था। पार्थ आदित्य और साक्षी के पास आया और बोला, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस, वरना जाने क्या होता। आदित्य, कुछ नहीं होता सर, और हमने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट हम दोनों खुद फंस गए थे, अनाहिता ने ही हमें बचाया। पार्थ, अनाहिता ने कैसे? आदित्य ने पार्थ और अनिरुद्ध को सारी बातें बताई। अब पार्थ अनाहिता की ओर मुड़ा और बोला, शेरनी, तुम्हें कैसे पता चला इस ट्रैप के बारे में? अनाहिता, अपने सॉफ्टवेयर से। अनाहिता ने अनिरुद्ध की ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा। पार्थ की नजरें अब अनिरुद्ध की ओर थी। अनिरुद्ध, दरअसल अनाहिता ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो एक डिवाइस के जरिए चलता है। वो डिवाइस जिस जगह रहती है उसके आसपास हुई हर बात और चीजों की फुल इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के जरिए अनाहिता के पास आ जाती है। पार्थ, आगे का तुम बताओगी? अनाहिता, उस दिन कॉलेज में जब हमने गोली चलाई तो दक्ष चाचा ने हमें धक्का दिया था। उस वक्त उनकी घड़ी नीचे गिर गई थी। तब हमने ना दिखने वाली उस डिवाइस को उनकी घड़ी में फिट कर दिया था। ये कहकर अनाहिता और अनिरुद्ध ने एक दूसरे को देखकर स्माइल दे दी। पार्थ, एक बात और बताओगी? अनाहिता, हाँ। पार्थ, इस लोकेशन का पता कैसे चला तुम्हें? अनिरुद्ध ने अपने हाथ की घड़ी को दिखाते हुए कहा। इससे पार्थ तो अनिरुद्ध और अनाहिता को देखता ही रह गया। उसे समझ नहीं आया आखिर अनाहिता है क्या। वो कुछ और बोलता उससे पहले हरियाणा पुलिस वहां आ गई। पार्थ और बाकी सब ने हथियारों के बॉक्स में से 2 बॉक्स गायब कर दिए थे। अब वहां सिर्फ 6 बॉक्स थे। पुलिस ने सबको खोला और अपने साथ ले जाने लगी। क्योंकि अधिकतर बेहोश थे, इसीलिए पुलिस थोड़ी निश्चिंत थी। अभी पुलिस ने निजाम को खोला ही था कि निजाम ने पुलिस वालों को धक्का देते हुए उनकी पिस्टल लेकर अनाहिता का हाथ पकड़ा और जहां वो लोग थे उसके पास वाले जंगल की तरफ अंधेरे में गायब हो गया। निजाम अनाहिता के हाथों को पकड़े हुए जंगल की तरफ भागा जा रहा था। पुलिस, आदित्य और साक्षी परेशान थे।
कि वह अनाहिता को गन पॉइंट पर लेकर गया है, लेकिन अनिरुद्ध और पार्थ शांति से अभी भी वैसे खड़े थे। उन दोनों को तो जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। जंगल से भागते हुए निजाम किसी तरह हाईवे पे पहुंचा। अभी वहां से एक कार गुजर रही थी। निजाम ने उसे रुकवाया और उसके ड्राइवर को गोली मार दी। अनाहिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह कहाँ मानने वाला था। अनाहिता को पिस्टल दिखाते हुए कार के अंदर बैठने को कहा। अनाहिता चुपचाप कार में बैठ गई। निजाम बैठने जा रहा था, तभी उसका ध्यान अनाहिता की कलाई पर पड़ा। उसने अनाहिता के हाथ से घड़ी खींचकर पास में ही फेंक दी। अनाहिता को दोबारा हाथ लगाने की गलती वो नहीं कर सकता था। उसे पता था अगर उसने अनाहिता को थोड़ी सी भी ढील दी तो उसका बचना नामुमकिन है। उसने बंदूक से अनाहिता के सर पर वार किया, जिससे अनाहिता सीट पर ही लुढ़क गई। जब उसे यकीन हुआ कि अनाहिता बेहोश हो चुकी है तो वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार चला दी। पुलिस ने पार्थ और अनिरुद्ध से निजाम का पीछा करने को कहा, तो अनिरुद्ध और पार्थ ने उन्हें सिर्फ उनका काम करने को कहा। पुलिस बदमाशों को पकड़कर चली गई, लेकिन उस लड़की को पार्थ ने नहीं ले जाने दिया। शायद वो उससे कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता था। पार्थ अब आदित्य और साक्षी की ओर मुड़ा। पार्थ, तुम दोनों भी इन हथियारों को लेकर जल्द से जल्द आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचो। दिस मिशन इज कंप्लीटेड नाउ। साक्षी, बट सर अनाहिता। पार्थ, दैट्स नन ऑफ योर मिशन मिस साक्षी। मिशन यहीं तक था। सो दैट्स माई ऑर्डर। यू गाइज लीव दिस प्लेस एंड गो टू रिपोर्ट नाउ इन आर्मी हेडक्वार्टर। इज दैट क्लियर मिस रणावत? साक्षी, नो दैट्स नॉट क्लियर सर। अनाहिता डेंजर में है और हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़कर जाएंगे। अनिरुद्ध ने बात बिगड़ते देख आगे आकर कहा, अनाहिता किसी डेंजर में नहीं है। निजाम के साथ जाना उसका खुद का फैसला है। उसकी बिना इच्छा के कोई उसे लेकर यूं नहीं जा सकता। सो गाइज लिसन मी केयरफुली। ये सिर्फ कुछ हथियारों की बात नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। कुछ तो बहुत बड़ा प्लान हो रहा है देश में अराजकता फैलाने के लिए। इसलिए अनाहिता निजाम के साथ गई ताकि वो पता लगा सके कि आखिर इस धोखेबाजी की पहली सीढ़ी पर है कौन, जिसके पायदान निजाम और ये लड़की हैं। सो डोंट वरी अबाउट अनाहिता। और हम दोनों उसे ट्रेस करके उनके पास जा ही रहे हैं। आदित्य, आई थिंक अनिरुद्ध सर इज राइट साक्षी। वी शुड लीव नाउ दिस प्लेस। फिर अनिरुद्ध और पार्थ की ओर मुड़कर, आई नो आप लोग चीजें बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन सर अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हुई तो। पार्थ, डोंट वरी आदित्य, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम लोगों की नजरों में आओ, उससे पहले दिल्ली के लिए निकलो। आदित्य और साक्षी साथ में सैल्यूट करते हुए, काफी रोमांचक रहा ये मिशन सर। लाइफ में कभी भी जरूरत हो तो आदित्य बहल और साक्षी रणावत को बेझिझक याद कर लीजिएगा। जय हिंद सर। अनिरुद्ध और पार्थ, श्योर ऑफिसर्स, जय हिंद। वो दोनों कुछ पलों के बाद निकल जाते हैं। अनिरुद्ध अपनी घड़ी चेक करता है। लोकेशन हाईवे की शो हो रही होती है, लेकिन उसके बाद की लोकेशन नहीं दिखती। अनिरुद्ध समझ जाता है कि निजाम ने जरूर अनाहिता की वॉच निकाल दी होगी। वो अपने बैग में से एक फोन निकालता है और उसे ऑन करता है। कुछ ही देर में उसे अनाहिता की लाइव लोकेशन दिखाई देने लगती है। पार्थ अनिरुद्ध से इसके बारे में पूछता है तो अनिरुद्ध बताता है, ये सब अनाहिता की तरकीबें हैं। अनाहिता के गले में जो महादेव की पेंडेंट है उसमें वही डिवाइस लगी है जो उसने दक्ष की घड़ी में लगाया था। पार्थ ये सुनकर हौले से मुस्कुरा देता है। पार्थ मन में, मेरी शेरनी सच में बहुत बड़ी प्लानर है। हर बार कुछ ऐसा कर जाती है जो मेरी सोच से परे है। मेरे हिसाब से आज हर लड़की को अनाहिता की तरह होना चाहिए। अनिरुद्ध, मन ही मन अपनी होने वाली बीवी की तारीफें मत करो, चलो मिलकर कह देना जो कहना है। अनिरुद्ध की इस बात पर पार्थ बस मुस्कुरा के उसकी ओर देखता रहा। अनिरुद्ध, यार ऐसे मत देखो मुझे, मैं अनाहिता नहीं हूँ। वैसे इस लड़की का क्या करना है? पुलिस को तो ले जाने नहीं दिया तुमने, कहाँ तक इस बोझ को ढोते रहेंगे? पार्थ, पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है ये हमारी हेल्प कर सकती है। अनिरुद्ध, ये धोखेबाज हमारी क्या मदद करेगी जो खुद अपने देश की सगी नहीं है? तुम भी पागल हो पार्थ। पार्थ, नहीं, मुझे लग रहा है ये जो दिखाने की कोशिश कर रही है असलियत में ये वो है ही नहीं। अनिरुद्ध, फिर भी जिस जगह तुम अपने ऑफिसर्स को नहीं ले जाना चाहते थे वहां इसे ले जाना सेफ रहेगा हमारे लिए। पार्थ, सेफ का तो पता नहीं, पर फायदेमंद जरूर होगा क्योंकि ये वहां के बारे में हर चीज जानती है। अनिरुद्ध, पर बात तो वहीं अटक जाती है, ये हमारी हेल्प क्यों करेगी?
पार्थ, क्योंकि हम इसे इसकी मुंह मांगी कीमत देंगे। इसी ने तो कहा था ये सब काम ये पैसों के लिए करती है। अनिरुद्ध, उससे पूछो तो सही। पार्थ और अनिरुद्ध दोनों उस लड़की के पास आते हैं। तुम ये काम सिर्फ पैसों के लिए करती हो। लड़की, वादियों में चीख कर बोलूं तब मानोगे क्या? पार्थ, और अगर हम तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दे तो? लड़की पार्थ की ओर देखते हुए, तुम जैसे ईमानदार सोल्जर्स के पास होगा इतना पैसा, या सिर्फ बत्ती दे रहे हो? पार्थ, तुम्हें पैसे से मतलब है, कहां से देंगे इससे मतलब मत रखो। अमाउंट बोलो और उस जगह का पता बताओ जहां तुम इन हथियारों की डिलीवरी करने वाली थी। पैसे अभी के अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। लड़की, पैसे तो तुम दे दोगे, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन लीक करने के बाद अगर उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की तो मुझे उनसे कौन बचाएगा? अनिरुद्ध, मतलब तुम्हें पैसे के साथ सिक्योरिटी गार्ड भी गिफ्ट करें हम? लड़की, नहीं, बस उनके पकड़े जाने तक अपने साथ ही रखो। अनिरुद्ध, बिल्कुल भी नहीं। पार्थ, ठीक है, हमें मंजूर है। अनिरुद्ध, लेकिन पार्थ ने अनिरुद्ध को चुप करने का इशारा किया और लड़की की ओर देखकर कहा, हमसे चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। लड़की, इतनी खतरनाक लड़की साथ में है तुम्हारे, कुछ भी गलत करने का मैं सोच भी नहीं सकती। मैं पैसों के मामले में बड़ी ईमानदार हूं। पार्थ, अकाउंट नंबर बोलो और अमाउंट भी। लड़की ने जब पैसे बताए तो अनिरुद्ध के गुस्से का पारा हाई हो गया। अनिरुद्ध, 10 करोड़? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? लड़की, मेरी वफादारी की कीमत है ये, ज्यादा तो होगी ही। उसके ये बोलने पर अनिरुद्ध ने नफरत से उसकी तरफ देखा, जिसे उस लड़की ने इग्नोर कर दिया। लड़की, कुछ भी करने से पहले अमाउंट मेरे अकाउंट में होना चाहिए। पार्थ ने फोन किया और फिर लड़की की ओर देखकर कहा, अपना रीसेंट बैंक स्टेटस चेक करो। लड़की ने अपने फोन से चेक किया और बोली, ये तो बस 5 करोड़ है। पार्थ, आधे अभी, आधे काम होने के बाद। अनिरुद्ध, और तुम जैसे गद्दारों की नीयत की क्या गारंटी? क्या पता पैसे मिलते ही पलट जाओ। लड़की, पैसे मिलने के बाद मुझ में तुमसे भी ज्यादा वफादारी आ जाती है। अब आगे का सफर मेरे साथ ही चलना है, इसीलिए अपना मुंह बंद रखो तो बेहतर होगा। मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, ना ही सुनना। पार्थ ने अनिरुद्ध को चुप रहने का इशारा किया और अनाहिता को ट्रेस करते हुए अपनी गाड़ी बढ़ा दी। हाईवे पर पहुंचकर अनिरुद्ध ने घड़ी को ऑफ कर दिया और अनाहिता की डिवाइस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। गाड़ी हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली में एंटर कर चुकी थी। निजाम बिना रुके गाड़ी चलाए जा रहा था। सुबह के 4 बज रहे थे। निजाम आगरा पहुंच चुका था। अब तक अनाहिता को होश आ चुका था, लेकिन फिर भी वो शांति से पिछली सीट पर लेटी रही। अनिरुद्ध शुरू से ही ड्राइविंग कर रहा था। लगभग 6 घंटे का वक्त बीत चुका था। पार्थ ने गाड़ी रुकवाकर कुछ खाने की चीजें ली और उसने लड़की को देखकर कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो। लड़की, एक गद्दार से हमदर्दी नहीं करनी चाहिए मेजर। पार्थ, तुम क्या हो उसका फैसला जिन्हें करना है वो करेंगे। फिलहाल तुम एक लड़की हो जो मेरे साथ हो। इंसानियत के नाते तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। लड़की ने पार्थ की बातें सुनी और सुनती ही रही। पार्थ, मुझे नहीं लगता तुम जानबूझकर कुछ भी कर रही हो। तुम चाहती तो हमें मार सकती थी, लेकिन तुम तो हमें मौके पे मौके दिए जा रही थी। सच कहूं तो तुम हमें मारना ही नहीं चाहती थी। आखिर तुम चाहती क्या थी? लड़की, तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो, इसीलिए बुराई में भी अच्छाई ढूंढ रहे हो। मैंने वही किया जो करने को मुझे कहा गया था। अनिरुद्ध, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो पार्थ। ये ऐसी ही है, इसके लिए इसका ईमान धर्म सब पैसा है। देखा ना तुमने, ज्यादा पैसे दिए तो इसने अपने पुराने मालिक से दगा कर लिया। कल कोई तुमसे ज्यादा पैसे देगा तो ये हमसे भी दगा ही करेगी। लड़की ने पार्थ के लाए चिप्स खाते हुए कहा, इन्होंने मुझे बिल्कुल सही समझा है, मैं ऐसी ही तो हूं। पार्थ, एक बात पूछूं, सच बताओगी? लड़की, बताने लायक होगी तो जरूर बताऊंगी। पार्थ, नाम क्या है तुम्हारा? लड़की, हिमानी। पार्थ, हिमानी, काफी अच्छा नाम है। हिमानी, माँ बाप से यही एक चीज मिली है। खूबसूरत तो होगी, कहते हुए उसकी आंखें नम थी। अनिरुद्ध, नाम भले से अच्छा है पर कर्म बिल्कुल भी नहीं अच्छे। अनिरुद्ध की इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चिप्स खाती रही। कार में वापस से शांति छा गई। सुबह की खूबसूरत किरणों ने आगरा शहर में पार्थ और अनिरुद्ध का स्वागत किया। आगरा के शुरुआती बॉर्डर पर काफी घने जंगल थे।
निजाम ने उन्हीं के बीच ले जाकर कार को रोक दिया और अनाहिता के दोनों हाथों को पीछे बांधकर कार से बाहर लेकर आया। कुछ दूर पैदल चलने के बाद एक बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर अनाहिता को लेकर चला गया। वहां अनाहिता की सोच से कहीं ज्यादा लोग थे। निजाम ने तो अभी भी कस के पकड़ रखा था अनाहिता को। उसे डर था कि कहीं अनाहिता पर उसकी पकड़ ढीली हो गई तो उसकी मौत पक्की है। उसके उलट अनाहिता जानबूझकर कमजोर होने का नाटक कर रही थी। निजाम ने अनाहिता को लेकर एक लड़के के सामने खड़ा कर दिया जिसका चेहरा कपड़े से कवर था, लेकिन उसकी हल्की भूरी आंखें अनाहिता को किसी पहचान वाले इंसान की याद दिला रही थी। अनाहिता उसकी आंखें देखकर उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी उस इंसान की आवाज आई, आखिर तुझ जैसी अदनी सी लड़की को हमारे हथियारों के बारे में जानकारी देता कौन है? और तेरे साथ के वो 2 नमूने कहाँ पर हैं? अनाहिता के बोलने से पहले ही निजाम ने कहा, बॉस, हमारा सारा माल पकड़ा जा चुका है। किसी तरह इस लड़की को ढाल बनाकर यहाँ तक आगे कुछ भी बोलने की हालत में निजाम नहीं था। उस लड़के ने एक जोरदार थप्पड़ निजाम के गालों पर चिपका दिया था। वो लड़का जोर से चिल्लाया, तू क्यों ये शरीर का बोझ लेकर यहाँ तक चला आया? वहीं जंगल में कहीं कूदकर अपनी जान दे देता। आयशा कहाँ है? मुझे पता था तुझसे कुछ नहीं होगा। निजाम उठकर खड़े होते हुए, आयशा उन लोगों के कब्जे में है। उन्होंने उसे आर्मी हेडक्वार्टर को हैंडओवर करने का प्लान किया है ताकि उससे इंफॉर्मेशन निकाल सके। उस लड़के ने दोबारा एक थप्पड़ निजाम के दूसरे गाल पर चिपका दिया। बिना आयशा को लिए हिम्मत कैसे हुई आने की? आयशा को छोड़कर आने के बारे में तूने सोचा भी कैसे? निजाम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बस सब ठीक से हो गया था। हम दोनों को मारकर फेंकने ही वाले थे और आयशा हथियारों का ट्रक लेकर वहां से बस निकलने ही वाली थी। तभी इस लड़की ने आकर सारा गेम बिगाड़ दिया। पार्थ, अनिरुद्ध और हिमानी अनाहिता को ट्रेस करके उस जगह पर पहुंच चुके थे, लेकिन अंदर जाना आसान नहीं था। बाहर लगभग 8 से 10 लोग खड़े थे। उन दोनों ने उनसे बचते हुए अंदर जाने की बात सोची। तभी हिमानी ने कहा, अंदर जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है, तो ऐसा कुछ करने का सोचना भी नहीं। और मुझे नहीं लगता तुम दोनों देश के गद्दारों को नर्क पहुंचाने का शानदार मौका हाथ से जाने देना चाहोगे। सो माय डियर बॉयज, शो योर मूव। हिमानी की इस बात पर अनिरुद्ध ने कहा, तुम उनसे अलग नहीं हो, इसलिए अपना मुंह बंद करो, वरना हो सकता है उनसे पहले मैं तुम्हें मार दूं। हिमानी ने अपना गला आगे किया और कहा, मार दो, लेकिन इसमें नुकसान तुम्हारा ही है। अनिरुद्ध गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा ही था कि पार्थ ने उसे रोकते हुए कहा, मैं देख रहा हूं इससे मिलने के बाद तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हो, जबकि तुम्हें तो गुस्सा आता भी नहीं। तुम तो अनाहिता की बातों पर भी मुस्कुराते ही रहते हो। अनिरुद्ध, इसका कंपैरिजन अनाहिता से मत करो। ये अनाहिता क्या उसकी परछाई जैसी भी नहीं है, लेकिन तुमने ये बात सही कही। मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, इसलिए अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। पार्थ, ये बात हुई ना अनाहिता के बेस्ट फ्रेंड अनिरुद्ध वाली, अब थोड़ा वार्म अप कर लिया जाए। कुछ दिनों से एक्सरसाइज ठीक से नहीं हो पा रही। अनिरुद्ध, तो हो जाए। पार्थ और अनिरुद्ध ने बाहर खड़े लोगों को मिनटों में ही खत्म कर दिया। हिमानी जो एक पत्थर पर बैठी थी, उन सबके गिरते ही उठ खड़ी हुई और बोली, वाह लखनऊ के शेरों, दिल जीत लिया। लेकिन अब अंदर चलो, क्योंकि यहाँ का वार्म अप अब पूरा हो चुका है। अंदर चलकर अभी पूरा का पूरा वर्कआउट करना पड़ेगा। इस बार अनिरुद्ध ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और अंदर चला आया। वो लड़का अनाहिता के पास आया और बोला, जल्दी से अपने साथियों को बुलाओ और हमारे हथियार यहाँ लाने को बोलो। अनाहिता, उन्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है? तो बस एक बार हमारे हाथ खोल दे, उसके बाद हम खुद तुझे उनके पास ले चलेंगे। अनाहिता की बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने खींचकर एक थप्पड़ अनाहिता को मारा। थप्पड़ इतनी जोर से अनाहिता के गालों पर लगा कि वो नीचे की तरफ झुक गई। उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। पार्थ ने देखा अनाहिता को उस लड़के ने थप्पड़ मारा है तो उसका खून खौल उठा। वो आगे जाने को बढ़ा ही था कि हिमानी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लिया। हिमानी, मरना चाहते हो क्या? देख रहे हो ना, वहां पूरी की पूरी भीड़ खड़ी है। सिर्फ एक गलती और सारे खत्म। ये लड़का जानबूझकर उसे उकसा रहा है, वरना इस जैसी लड़की के लिए बंधे हाथ खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। एक काम करो, इसे कहीं से इशारा करो कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं। गुस्सा तो अनिरुद्ध को भी आ गया था, लेकिन फिर भी उसने पार्थ के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने को कहा। सबसे बचते बचाते पार्थ एक ऐसी जगह पर आ गया जहां से अनाहिता उसे साफ देख सकती थी। अनाहिता ने वापस खड़े होकर कहा, वो लोग यहाँ आ गए
तो ना तू बोलने लायक रहेगा और ना ही किसी लड़की पर हाथ उठाने लायक। तुझ जैसे नामर्द से हमारा पाला अक्सर ही पड़ता रहता है, जो औरतों को अपने पैरों के नीचे रखना मर्दानगी समझते हैं। और तुझे क्या लगता है, तेरा ये निजाम जो कल रात को हमारे ही हाथों पिटकर अधमरा हो गया था, वो हमें लेकर आया है? बहुत ही गलत फहमी में है तू। हम लेकर आए हैं इसे यहाँ, और कुछ ही देर में वो दोनों भी यही होंगे। पर अफसोस, हथियार लेकर नहीं, तुझसे हिसाब लेने। अनाहिता की बात पूरी होने से पहले ही उस आदमी ने अनाहिता को फिर एक थप्पड़ मारा। इस बार अनाहिता के होंठों से खून निकल आया, लेकिन एक अच्छी बात भी हुई। वो आदमी, मतलब तू कहना चाहती है बाहर खड़े 10 आदमी और यहाँ खड़ी फौज को मारकर तेरे वो 2 सुपर हीरो तुझे बचा ले जाएंगे? अनाहिता ने अपने होंठों से खून को साफ किया और मुस्कुराते हुए बोली, हम कोई मासूम मेमने का बच्चा नहीं है जो हमें बचाने के लिए किसी को आना पड़े। हम शेरनी है जो पैदा ही हुई है शिकार करने के लिए। कहते हुए अनाहिता ने पीछे की ओर गिरते हुए उसके चेहरे पर अपनी दोनों लातें एक साथ जमा दी। अनाहिता के इस वार पे वह लड़का संभल न सका और पीछे की तरफ गिर पड़ा। उसके गिरते ही पार्थ उसकी तरफ दौड़ा और आकर अनाहिता के दोनों हाथ खोल दिए। अनिरुद्ध और हिमानी ने बाकी गुंडों को मारना शुरू कर दिया। पार्थ ने आकर उस लड़के के चेहरे पर एक जोर की लात मारी और बोला, चाहूं तो अभी तुझे जान से मार दूं, लेकिन नहीं, तू मेरी शेरनी का शिकार है। ऐसा कह के पार्थ ने अनाहिता की ओर इशारा किया। अनाहिता आगे आई और उस लड़के को उठाकर पास की दीवार पर उसके सर को दे मारा। बाकी सबसे हिमानी, अनिरुद्ध और पार्थ लड़ रहे थे। वैसे तो वो लोग काफी ज्यादा थे, पर ये भी किसी से कम नहीं थे। पार्थ और अनिरुद्ध को तो मार्शल आर्ट्स और कराटे की ट्रेनिंग मिली थी, पर हिमानी के मूव्स उन्हें अचरज में डाल रहे थे। हिमानी के मूव्स सदे हुए ट्रेनिंग पाए सोल्जर्स जैसे थे। अनिरुद्ध और पार्थ ये देखकर हैरान थे कि क्या एक क्रिमिनल के मूव्स भी इतने सदे हो सकते हैं कि जैसे वो आर्मी में ट्रेनिंग लेकर आया हो। दीवार से टकराने के कारण उस लड़के के सर पर काफी चोट आई थी। उसका स्कार्फ खून से पूरी तरह भीग चुका था। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन अनाहिता के हाथ में आने के बाद बचने का कोई चांस नहीं था। अब तक उन तीनों ने सारे गुंडों की पिटाई करके उन्हें जमीन पर सुला दिया था। हिमानी ने निजाम को पकड़ा और उसका सर जमीन पर दे मारा। निजाम, आयशा तुम गद्दारी कर रही हो बॉस से, इसकी सजा जानती हो? आखिर ऐसा क्या दिया इन लोगों ने तुम्हें जो तुम अपने मालिक से ही गद्दारी पर उतर आई? हिमानी ने निजाम का हाथ एक हाथ से पीछे मोड़ा और दूसरे हाथ से उसके गले पर अपना दबाव बनाते हुए उसके कान के पास आकर कहा, कौन मालिक? कौन आयशा? मैं आयशा नहीं, हिमानी रावत हूँ। निजाम की सांसें उखड़ने लगी थी। उसने अपनी बची खुची सांसें इकट्ठी की और पूछा, हो कौन तुम? हिमानी ने इस बार अपने हाथ के दबाव से निजाम की सांसें रोक दी और बोली, ऊपर ही जा रहा है ना, जाकर मेरे बाप तेजस रावत से पूछ लेना कि हिमानी कौन है। निजाम मर चुका था। हिमानी ने उसे नीचे गिरा दिया। अब तक सारे आदमी या तो मर चुके थे या चलने लायक ही नहीं थे। अनाहिता ने उस लड़के को इतना मारा कि उसमें अब बस नाम मात्र की सांसें रह गई थी। अनाहिता उसे खींचते हुए फैक्ट्री के बाहर लाई। पार्थ और बाकी सब भी बाहर आने लगे। बाहर आते वक्त पार्थ ने देखा वहाँ हथियारों के साथ कुछ विस्फोटक सामान भी रखे थे। पार्थ ने लाइटर जलाया और उन विस्फोटक पर फेंक दिया। एक तेज आवाज से पूरी फैक्ट्री धूं धूं कर जलने लगी। अनाहिता ने अब उस लड़के के चेहरे का कपड़ा हटाया तो सूरज की रोशनी में उसका चेहरा अनाहिता को दिखा। अनाहिता चौंक कर पीछे हो गई और लगभग गिरते गिरते बची। पार्थ और अनिरुद्ध ने अनाहिता की ऐसी हालत देखी तो वो भी आगे आए। अनिरुद्ध को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पार्थ भी 1 मिनट के लिए खुद को संभाल न सका। सामने पड़े लड़के का चेहरा उनके लिए बिल्कुल भी अनजान नहीं था। अनाहिता और पार्थ उस लड़के की शक्ल देख खुद को संभाल न सके। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करना है। वो सोच भी नहीं सकते थे कि पर्दे के पीछे इस इंसान का चेहरा भी हो सकता है। अनिरुद्ध और हिमानी एक दूसरे को देख रहे हैं। उन्हें तो समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर इन दोनों को हुआ क्या है। अचानक से अनाहिता उठी और वापस से उस लड़के की पीठ पर एक लात जमा दी। अनाहिता, उस दिन तुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी हमने। उस दिन ही तेरी कुंडली निकलवा देनी चाहिए थी हमें, लेकिन कोई नहीं, जो उस दिन नहीं हो पाया आज कर देते हैं। कहते हुए अनाहिता ने अनिरुद्ध की कमर से पिस्टल निकाल के उस लड़के पर तान दी। पार्थ,
मुझे तो लगा था तू मामूली सा गली का गुंडा है, लेकिन तू तो पहुंची हुई चीज निकला। इसका मतलब तू ही है पहली सीढ़ी। सच बता, उस दिन तू अनाहिता को मारने क्यों गया था? क्योंकि इसने तेरे भाई को पीटा था, या इसलिए क्योंकि ये साहिब की पोती है? लड़का जो अभी कुछ बेहोशी में था, उसके मुंह से निकला, तुम झूठ बोल रहे हो, ये साहिब की पोती कैसे हो सकती है? पार्थ, उस दिन तूने अनाहिता को क्या कहकर बुलाया था? अनाहिता रघुवंशी, सूर्य प्रताप रघुवंशी की बेटी। वही सूर्य प्रताप जो अपने बाप के ही नापाक इरादों के शिकार हो गए। दिमाग होता तो लगा लेता, लेकिन है ही नहीं। अभी पार्थ की बात पूरी भी नहीं हुई थी, तभी अनिरुद्ध बोला, इसने अनाहिता पर हमला कब किया था? अनाहिता, मॉल वाला इंसिडेंट बताया था ना तुम्हें, यही था वो अजीत। अनिरुद्ध, तब तो पक्का इसे उस दिन भी साहिब ने ही भेजा होगा अना के पास। अजीत, नहीं, उस दिन मैं खुद गया था इसके पास, क्योंकि इसने मेरे भाई को मारा था। पार्थ, मारा ही नहीं था, कुत्तों जैसे मारा था, जैसे अभी इसको धोया गया है, ठीक वैसे। हिमानी जो अब तक चुप बैठी थी, वो बोली, इन मोहतरमा के बहादुरी के किस्से आगे चलते चलते सुन लेंगे, पहले यहां से निकलो। फैक्ट्री जलने की खबर अब तक लग चुकी होगी उन लोगों को। सबको हिमानी की बात सही लगी। अजीत को डिग्गी में डाल तीनों लखनऊ के लिए निकल गए। लखनऊ पहुंचते ही सबसे पहले वो चारों अविनाश के पास गए। अविनाश ने अजीत को देखा और पूछा, ये कहां मिल गया तुम लोगों को? अनाहिता, यही तो मिला हमें वहां से जहां आपने भेजा था, लेकिन ये मुंह नहीं खोल रहा। अविनाश, हरियाणा वाला मिशन तो कब का पूरा हो गया था, तुम तीनों कल रात से कहां गायब थे? और अगर ये मुंह नहीं खोल रहा तो तुम लोग किसके लिए हो? पार्थ, इसीलिए तो इसको यहां पर लाए हैं, इनके साथ में ये लड़की भी थी। पार्थ ने हिमानी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसने हमसे हमारा साथ देने का वादा किया है। अनिरुद्ध, और उस वादे के लिए बकायदा पेमेंट भी की है, पूरे 10 करोड़ रुपए। अनिरुद्ध की बात सुन अविनाश और अनाहिता हिमानी की ओर देखने लगते हैं। हिमानी, हाँ तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना की थी मैंने सिर्फ अपनी कीमत बताई थी और इन्होंने अदा की। उस एक चीज के लिए बार बार मत बोलो, मैंने कहे मुताबिक पूरा साथ दिया है तुम लोगों का। अनिरुद्ध, कोई एहसान नहीं किया, और कितना भी साथ दे दो हमारा, रहोगी तो गद्दार ही। अनिरुद्ध की इस बात पर हिमानी ने उसे घूर कर देखा और कहा, जो भी हूं फिलहाल तुम्हारे साथ हूं, कुछ भी ऐसा मत बोलना जिससे मेरा ईगो हर्ट हो। हिमानी के ये बोलने पर अनाहिता उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, अब जो हो वही तो कहा जाएगा ना। इतना बुरा लग रहा है तो बिना पैसे लिए दिल से इस देश के लिए कुछ करने का सोचना। यकीनन तुम्हें बहुत से पैसे नहीं मिलेंगे, पर गुरूर से तुम्हारा सर हमेशा ऊंचा ही रहेगा, क्योंकि इस देश के लिए मर मिटने में जो सुकून है वो पैसों से मिले सुख में नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी। अनाहिता की इस बात पर हिमानी ने अविनाश की ओर देखा और अविनाश ने अपनी पलकें झपकाकर इशारे में ही हिमानी को कुछ समझाया। पार्थ ने ये बात नोटिस तो की, पर उस वक्त बोलना उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। अजीत को अविनाश की स्पेशल सेल में बंद कर ये तीनों घर की तरफ जाने लगे। तभी हिमानी भी इनके पीछे चली। अनिरुद्ध, तुम कहाँ चली? तुम भी अजीत के साथ ही रहोगी? हिमानी, मैं कोई वेपन्स डीलर नहीं हूं और मैं इसके साथ क्यों रहूंगी? अनिरुद्ध, वेपन्स डीलर ना सही, डिलीवरी तो करती ही हो। हिमानी, कुछ भी हो, मैंने पहले ही कहा था तुम लोगों को, मुझे अपने साथ रखना होगा। अनिरुद्ध, बिल्कुल भी नहीं, तुम जैसी लड़की हमारे साथ नहीं रह सकती। हिमानी, मुझ जैसी लड़की से तुम्हारा मतलब? पार्थ, तुम दोनों अपना तू मैं बंद कर सकते हो? अविनाश सर आप बोले, हिमानी कहाँ रहेगी? अविनाश, क्योंकि इसने तुम दोनों का साथ दिया है और आने वाले वक्त में हो सकता है हमें इसकी मदद की जरूरत पड़े, इसलिए इसका तुम लोगों के साथ रहना इंपॉर्टेंट है। अनाहिता, तो ठीक है, ये हमारे घर में ही रह लेगी। अनिरुद्ध, तुम्हें कुछ दिनों के लिए हिमानी को अपने घर रखना होगा, बिना किसी को इसकी सच्चाई बताए। अनिरुद्ध, लेकिन? अनाहिता कमर पर हाथ रखकर, लेकिन वेकिन कुछ नहीं अनिरुद्ध बाबू, जो कह रहे हैं मान लीजिए, वरना हम अपना तरीका आजमाएंगे। अनिरुद्ध, तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकती हो, ये बात जानती हो ना तुम? अनाहिता, ये बात तुम्हें किसने कह दी कि हम तुमसे जबरदस्ती नहीं कर सकते? ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाबू, सीधे तरीके से इस लड़की को लेकर घर चले जाओ। अनिरुद्ध, ये तुम अच्छा नहीं कर रही,
अनाहिता, हमें पता है, पर ये तुम्हारे साथ हम कर सकते हैं, इसीलिए बात मान रहे हो हमारी, या हम अपना तरीका शुरू करें? अनिरुद्ध, ठीक है, पर इससे कह देना ये मुझसे निश्चित दूरी बनाकर रखे, और घर वालों से भी। अगर इसने किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं वहीं के वहीं इसे गोली मार दूंगा। पार्थ, वो कोई मर्डरर नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए तुम भी ये बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। अनिरुद्ध ने मुंह फुलाते हुए, जो भी कर रहा हूं तुम दोनों की वजह से। पार्थ, वाह मेरे लाल, मेरी बात मानकर तुमने तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। अनाहिता, नौटंकी हैं आप दोनों, अब घर चलें? हमें घर पर भी अभी काफी कुछ झेलना पड़ेगा। अनिरुद्ध, जिसने क्रिएट करा है वही तो झेलेगा ना। मेरी माँ ने तो अंकल आंटी तुम दोनों की शादी ही करा दे, फिर जहां जाना साथ में ही जाना। अनाहिता, सुनो बाबू, हमारी तो हो ही जाएगी आज या कल, अपनी सोचो, जिसने अब तक ढूंढा ही नहीं। अनिरुद्ध, जरूरत भी नहीं ढूंढने की, तुम जैसी कोई मिल जाएगी तो बिना बोले शादी कर लूंगा, तब तक के लिए अपनी सोच को विराम दो। अनिरुद्ध की इस बात से पार्थ और अनाहिता हंसने लगते हैं और हिमानी अनिरुद्ध को ध्यान से देखने लगती है। ऑफिस से निकलकर चारों सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। क्योंकि दोपहर का टाइम था इसलिए कार्तिक वहीं पर था। कार्तिक ने पार्थ और अनाहिता को गले लगाते हुए कहा, ये तो ऐसे घबराई थी कि लगा था तुझे तो चोटों के निशान के साथ देखूंगा, लेकिन तू तो एकदम ठीक ठाक है। अनिरुद्ध, मिसेस शेरनी जो थी वहां पर, ऐसे कैसे कोई मेजर को नुकसान पहुंचा सकता था। अनिरुद्ध की इस बात पर कार्तिक हंसने लगता है। कार्तिक का ध्यान अब इन सबसे हटकर हिमानी पर जाता है। सबको साइड करके कार्तिक उसके सामने जाकर खड़े होते हुए, ये कौन है? कहीं वही तो नहीं जो इस मिशन में तुम लोगों के साथ में थी? ये फिर तुम लोगों के साथ क्यों आई है? मिशन तो कंप्लीट हो गया ना। पार्थ, अगर तू अपनी वाणी को विश्राम देगा तो कोई दूसरा बोलेगा ना। बोले जा रहा है बिना रुके। ये वो नहीं है जो हमारे साथ मिशन पर थी, ये दूसरा कोई है। कार्तिक, दूसरी कौन? अनिरुद्ध, गाइस मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूं, और तुम्हें चलना है तो जल्दी चलो। कार्तिक, ओ तो ये अनिरुद्ध जी के साथ में है। भाई साहब, खुशखबरी बताई ही नहीं। कार्तिक की इस बात पर हिमानी ने उसकी नजरें उतारते हुए कहा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अनिरुद्ध ने घूर कर अनाहिता को देखा और बाहर चला गया। पार्थ ने कार्तिक के सर पर चपट लगाई और बोला, सोच समझकर तो बोलता ही नहीं तू। कार्तिक, अब ऐसा क्या गलत बोल दिया मैंने? पार्थ, शाम को घर पर आना, तब बताते हैं क्या गलत बोला और क्या सही बोला। अभी घर चल रहा हूं, घर जल्दी आना, बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है तुझसे। कार्तिक, जो हुक्म आपका। इतना कहकर हिमानी को साथ लेकर अनाहिता और पार्थ स्टेशन से बाहर आते हैं। अनिरुद्ध अभी भी एक तरफ मुंह बनाकर खड़ा था। पार्थ ने अनाहिता से इशारा करके उसका मूड सही करने को कहा और खुद हिमानी को लेकर कार में बैठ गया। अनाहिता अनिरुद्ध के पास गई और बोली, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? हाँ, मानते हैं वो लड़की बुरी है, पर बुरे को अच्छा भी तो बनाया जा सकता है ना। और हमें नहीं लगता वो इतनी ज्यादा बिगड़ी है कि उसे सही रास्ते पर ना लाया जा सके। बस तुम थोड़ा कॉपरेट करो, हम उसे बेहतर बना सकते हैं। सिर्फ देश को प्रोटेक्ट करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि भटके हुए को सही रास्ते पर लाना भी हमारा ही कर्तव्य है। और हमें पता है हमारा दोस्त इतना भी भोंदू नहीं है जो हमारी बात ना समझ सके। अनिरुद्ध गुस्से में मुड़ते हुए, अच्छा मैं भोंदू दिखता हूं तुम्हें? तू अभी बोल, यहां लाइन लगा सकता हूं लड़कियों की, इतना तो हैंडसम हूं। अनाहिता, यकीन है भाई हमें यहाँ पर लाइन लग जाएगी, पर फिलहाल हमारे लिए एक को संभाल लो। अनिरुद्ध, यार पता नहीं क्यों इसे देखते ही मुझे चिढ़ मच जाती है, अजीब तरीके से गुस्सा आ जाता है मेरे अंदर। अनाहिता, क्योंकि तुमने दिमाग में ये बात बिठा रखी है कि वो गलत है। हमारी बात सुनो, किसी के बारे में भी कोई ख्याल बनाने से पहले उसे समझो, उसके उस तरह बनने के कारणों को समझो। क्योंकि किसी को भी बुरा कहना आसान होता है, पर उसके बुरे बनने के पीछे की वजह को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ हमें नहीं, पार्थ को भी लगता है कि वो जो है वो दिख नहीं रही, और जो नहीं है उस चीज को जबरदस्ती दिखाने की कोशिश कर रही है। ये बातें तो तुम मुझसे बेहतर समझते हो, फिर भी मुझे तुम्हें समझाना पड़ रहा है। अब अच्छा सा फेस बनाओ और उससे और भी बातें जानने की कोशिश करो। वो जरूर तुमसे इम्प्रेस है, तभी तो तुम्हारी कही हुई बातों को भी माइंड नहीं कर रही। अनिरुद्ध, समझ गया मेरी माँ,
अब ज्यादा मत समझा। मैंने भी नोटिस किया था हरियाणा में, वो बार बार हमें बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर मैं क्या करूं? मेरा ध्यान उसकी मासूमियत पर जाता ही नहीं। दिमाग में तो बस वही बात चलती रहती है कि वो वेपन्स की डिलीवरी करती है। अनाहिता, दिमाग से ये बातें निकाल और सोच कि वो सिर्फ एक पजल है जिसे तुझे सॉल्व करना है। इंटरेस्ट अपने आप आता जाएगा। अनिरुद्ध हाथ जोड़कर अनाहिता के सामने झुककर बोलता है, जो आज्ञा देवी मैया, जैसी आपकी इच्छा, बंदा तो वही करेगा। अनाहिता, तो चले पुत्र? अनिरुद्ध, जी अवश्य। और दोनों हंसते हुए एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर कार की तरफ आने लगते हैं। कार के अंदर हिमानी पार्थ से पूछती है, अभी तक तो ये इतना गुस्सा था और अभी हंसने लगा, आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या कह दिया इस लड़की ने? पार्थ मुस्कुराते हुए हिमानी की ओर देखते हुए, लड़की नहीं अनाहिता, और मेरे लिए शेरनी। ऐसी ही है वो। लोगों का माइंड चेंज करना उसके बाएं हाथ का खेल है, और उस पर यह तो उसका जिगरी है। मतलब अगर अनाहिता कह दे ये नीम का पेड़ नहीं आम का है, तो अनिरुद्ध उसे आम ही बोलेगा। पार्थ हंसने लगता है। हिमानी, आपको बुरा नहीं लगता? पार्थ, किस चीज का बुरा? दोस्ती अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह। मैं उससे प्यार करता हूं और वो उसका दोस्त। वो चीजें भी जानता है जो शायद मैं कभी नहीं जान पाता अनाहिता के बारे में। वो दिल का बहुत अच्छा है, बस चीजों पर तुरंत रिएक्ट करना उसकी आदत है। उसकी बातों का बुरा मत मानना, बस कोशिश करना कि तुम्हारे खिलाफ जितना गुस्सा है उसके मन में, उसे दूर कर सको और खुद भी बेहतर बनने की कोशिश कर सको। मैंने देखा है तुम्हारे चेहरे के पीछे के चेहरे को। मुझे शुरू से लगता रहा है तुम कुछ ना कुछ हमसे छुपा रही हो। ठीक है, बट जब भी तुम्हें लगे कि तुम हमसे कुछ शेयर करना चाहती हो तो कर सकती हो। पार्थ की इस बात पर हिमानी अपना चेहरा नीचे कर लेती है। तभी हंसते हुए अनाहिता और अनिरुद्ध आते हैं। अनिरुद्ध पीछे का गेट खोलकर आगे बैठी हिमानी को पीछे आने को बोलता है। तुम पीछे आ जाओ, वो अनाहिता की जगह है। हिमानी बिना कुछ बोले आकर पीछे अनिरुद्ध के पास बैठ जाती है। अनिरुद्ध, मैंने जो भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। और फिर वो सामने देखने लगता है। हिमानी बिना पल के झपकाए अनिरुद्ध को देखती रहती है और पार्थ अनाहिता सामने के मिरर से हिमानी की नजरें देखकर मुस्कुराते रहते हैं। पार्थ, अनिरुद्ध, तुझे पता है ना घर पर क्या बोलना है? कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अनिरुद्ध, हाँ कि ये मिशन में हमारे साथ थी और इसे खतरा है अनजान लोगों से, इसलिए ये कुछ दिनों तक हमारे साथ ही रहेगी। अनिरुद्ध हिमानी की ओर देखते हुए, तुम्हें भी सबसे यही कहना है, ठीक है? हिमानी हाँ में सर से इशारा करती है और फिर खिड़की से लखनऊ की सड़कें देखने लगती है। कुछ ही देर में सब घर पहुंच जाते हैं। घर पर दादू बाहर ही रहते हैं। जैसे ही अनाहिता घर के अंदर आने को होती है, दादू उसे बाहर ही रोक देते हैं। दादू, सब अंदर जाओ और अनाहिता तुम मेरे कमरे में आओ। दादू की बात को टालना किसी के बस की बात नहीं थी। राधा जी और रिधिमा जी अनु के साथ हॉल में ही थी। नंदिनी और मुक्ति अभी कॉलेज से आई नहीं थी। निक्की ऑफिस में थी। पार्थ की नजरें दादू के कमरे की तरफ थी। राधा जी, अनिरुद्ध और हिमानी आकर सोफे पर बैठते हैं। राधा जी, बार बार कमरा घूरने से कुछ नहीं होने वाला। बाबा कल से गुस्से में है। विजय को तो मैंने संभाल लिया, लेकिन बाबा से कुछ भी कहना मेरे बस में नहीं है। पार्थ अब रिधिमा की ओर देखता है तो रिधिमा जी अपने हाथ खड़े कर देती हैं। पार्थ को चिंता होती है कि दादू अनाहिता की क्लास ले रहे होंगे और बेचारी अकेले ही सब कुछ झेल रही होगी। दादू, अनाहिता तुम ऐसे एक कागज पर सब कुछ लिखकर घर से नहीं जा सकते। अब तुम सिन्हा खानदान की होने वाली बहू हो। ऐसा कुछ भी करना तुम पर भारी पड़ सकता है। कहते हुए दादू चीख रहे थे ताकि बाहर खड़े लोगों को उनकी डांट सुनाई दे। अनाहिता, दादू अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो हम कभी भी नहीं जाते। ऐसे जाना हमारी चॉइस नहीं थी, पर हमारे ना जाने से पार्थ और अनिरुद्ध की लाइफ खतरे में पड़ सकती थी और इस घर से ज्यादा हमें पार्थ की फिक्र है। दादू, मतलब इस घर की इज्जत तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। अनाहिता, इस घर की इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इस घर का चिराग है और वो पार्थ है। अगर पार्थ को कुछ हो जाता तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। माफ कीजिएगा दादू, हम आपकी बातों का ऐसे जवाब दे रहे हैं, पर जो सच है उसे हम किसी झूठ से छुपाना नहीं चाहते।
दादू अनाहिता के सर पर हाथ रखते हुए। यही तो हम जानना चाहते थे कि आपके लिए ज्यादा मायने क्या रखता है। हम जानते हैं कभी भी अगर ऐसा वक्त आया तो तुम इसी तरह घर की इज्जत और पार्थ दोनों को संभाल लोगी। हमेशा ऐसे ही रहना। और मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं, ना ही इस घर में कोई तुमसे गुस्सा हो सकता है। हाँ, लेकिन अभी बाहर ऐसे चलना जैसे मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा डांटा हो। अनाहिता मुस्कुराते हुए। जी दादू। अनाहिता और दादू बाहर आते हैं। अनाहिता की शक्ल उतरी हुई है, जिसे देख पार्थ को लगता है दादू ने अनाहिता को बहुत डांटा है। पार्थ दादू के पास जाता है। बाकी सब दादू और अनाहिता को ही देख रहे हैं। सबके पास पहुंचकर दादू अनाहिता से कहते हैं, अनाहिता तुम ऊपर जाओ और जो जो बातें मैंने कही तुमसे उसे अपने दिमाग में रखना, वरना दोबारा तुम्हारी कोई भी गलती बख्शी नहीं जाएगी। पार्थ। पर दादू इस बार उसकी सच में कोई गलती नहीं थी। अगर वो वक्त पर ना पहुंचती तो शायद मैं और अनिरुद्ध यहाँ पर ऐसे ना होते, सब साथ में। इसका क्या मतलब है? तुम ऐसे ना होते? क्या हुआ था तुम्हें? अब तक नंदिनी और मुक्ति भी आ चुके थे। नंदिनी ने आते से ही अनाहिता को गले लगा लिया और उसके गालों को छूकर बोली, तुम ठीक हो ना? अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और छत पर जाने लगी। पार्थ ने उसे रोकते हुए कहा, सब कुछ सुन तो लेने दो, तुमने आज क्या किया। और ये कहते हुए पार्थ ने सबको सारी बात बता दी, पर यह नहीं बताया कि जो लड़की साहिब के साथ में थी वो हिमानी थी। पार्थ की बात सुनकर सब अनाहिता की ओर देखने लगे और अनाहिता आंखें नीचे करते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगी। राधा जी ने अनाहिता को वापस बुलाया और प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मुझे पता था मेरी बेटी बहुत बहादुर है, पर इतनी ज्यादा ये नहीं सोचा था। रिधिमा जी, सच में अनाहिता हर बार कुछ ऐसा करती है कि मैं उसकी मां होकर भी सोच में पड़ जाती हूँ। तभी पीछे से विजय जी की आवाज आई, बहादुर तो होगी ही, आखिर मेरे दोस्त का खून जो है इसमें। अनिरुद्ध, हम लोग भी उसी में से हैं अंकल, तो थोड़ी शाबाशी तो हमें भी मिलनी चाहिए, या सब इस अनाहिता को ही देंगे आप लोग? विजय जी हंसते हुए, अरे नहीं भाई, आप लोग भी शाबाशी के हकदार हैं। आज मेरे बच्चों ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कराया, इससे ज्यादा खुशी मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई। जाओ तुम लोग आराम करो। अनिरुद्ध, अंकल मुझे भी अब घर जाना है, मैं शाम को आप लोगों से मिलता हूँ। चलो। अनिरुद्ध हिमानी की तरफ देखकर कहता है। हिमानी को देखकर विजय जी को किसी की याद आती है, लेकिन फिर वो अपने दिमाग को झटका देते हैं और खुद से ही कहते हैं, ये कैसे हो सकता है। अनिरुद्ध और हिमानी घर को चले जाते हैं। पार्थ और अनाहिता भी फ्रेश होने चले जाते हैं। विजय और दादू हॉल में बैठकर बातें करने लगते हैं और राधा जी उनके लिए चाय बनाने चली जाती हैं।